तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी पुल का सीन दिखाया जाता है जो कि अब एकदम ही शांत हो चुका था और जो चांद की जेंटल लाइट थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी और अब वहाँ पर बस 4 लोग थे। 2 लोग उस पुल के अंदर थे और 2 लोग उस पुल के बाहर थे। और जो लियाना होती है वो जब जूफेन को देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने उसको बचा लिया और वो जिंदा बच गया, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा ही खुश थी और वैसे ही जूफेन के गले लग जाती है। और इस समय जो उसका शरीर था बहुत ज्यादा ही गर्म था, लेकिन जो जूफेन था वो भी इस समय नेकेड था और वो भी जो मतलब लियाना थी वो भी नेकेड थी। और जब वो जूफेन की तरफ देखती है तो जूफेन कुछ अलग सा ही चेहरा बना रहा था, जिसे देखकर लियाना कहती है क्या हुआ। देन फिर थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि जूफेन ने कपड़े नहीं पहने हैं, तो फिर वैसे ही वो ब्लश करने लगती है। और इस समय जो जूफेन के बाल थे वो ब्लैक हो चुके थे क्योंकि जूफेन ने जो अभी टेक्निक यूज किया था डोमेन सोल का, शायद उसकी वजह से और शायद डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करने की वजह से जो जूफेन था उसने आसपास की बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए जो उसके हेयर थे वो ब्लैक हो चुके थे। और जब लियाना उसे इस हालत में देखती है तो वो ब्लश करने लगती है और उसका जो चेहरा होता है वो भी लाल हो जाता है। और देन वो जूफेन से कहती है तुम इस हालत में कैसे हो, तो जूफेन बताता है उस कीचड़ की वजह से जो मेरे कपड़े थे वो फट चुके थे। देन वो भी लियाना से कहता है कि तुमने भी कपड़े नहीं पहने हैं। इस समय दोनों लोग ही नेकेड थे। और देन फिर वैसे ही जूफेन अपने रिंग से कपड़े निकालता है और देन वो लोग पहनते हैं और देन जूफेन उसे बाहर निकालता है पुल के और देन वहाँ पर एक सील को लगाने लगता है जिससे कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन आने लगते हैं। और अब जो ये जगह थी वो पूरी सील हो चुकी थी और यहाँ पर जूफेन जो काम करने आया था वो कंप्लीट कर चुका था। यही वो विंड टनल थे जहाँ पर जूफेन को आना था और अब जूफेन ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। और जब सिक्स प्रिंस ये देखता है कि जूफेन ये सील लगा रहा है तो वो कहता है जूफेन से सर जुवो क्या आप इसीलिए आए थे यहाँ पे, तो जूफेन भी स्मेल करते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा। और जूफेन ने इस जगह को सील करने के लिए बहुत सारे जूफेन ने सीक्रेट स्टोन्स का यूज किया था। और अब ये सब कुछ काम खत्म होने के बाद जो जूफेन था उन सबके साथ उस टनल से बाहर आ जाता है। और इस समय जो एम्परर और तोबा टियानसिन थे मतलब कि वो लोग भी अपने पैलेस पे खड़े हुए थे। और जब लोग उस टनल की तरफ देखते हैं तो वो कुछ फेमिलियर फिगर को आते हुए देखते हैं और ये वही अपने जूफेन वगैरह होते हैं। और इस समय उन फेमिलियर फिगर्स को देखकर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग वापस आ सकते हैं। इस समय जो एम्परर था वो एकदम शॉक्ड हो चुका था। एम्परर को तो ऐसा लग रहा था जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट होगा वो इन पर अटैक करने के लिए आएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही था। तो फिर अब वो सभी लोग एम्परर लोगों के पास आ जाते हैं। तो फिर सिक्स प्रिंस वगैरह और जो वो तोबा सिबलिंग्स वगैरह होते हैं वो एम्परर और तोबा टियानसिन को सारी बातें बताते हैं। तो पहले तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में मान जाते हैं कि हाँ जूफेन ऐसा कर सकता है। और देन वैसे ही जो एम्परर होता है वो सिक्स प्रिंस को लेकर के मतलब ग्रैब करता है और जूफेन के पैरों पे गिर जाता है और जूफेन को ग्रीट करता है और थैंक यू बोलता है। तो जूफेन भी कहता है अरे अरे ठीक है मैं तो बस यहाँ पर अपने काम के लिए आया था, वो लोग तो बस मेरे रास्ते में आ गए थे इसलिए मैंने उन सबको खत्म कर दिया। और इस समय जो क्वांगरॉन एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन था वो खत्म हो चुका था, मतलब कि जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट था वो इस पे मतलब क्वांगरॉन पे अपना कब्जा करना चाहता था। और जो क्राउन प्रिंस था वो समझ लो बीस्ट टेमिंग सेक्ट का ही आदमी था, मतलब कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट वालों ने क्राउन प्रिंस को अपनी तरफ कर लिया था। और ऐसे ही लोग और बातें करते हैं क्वांगरॉन और बीस्ट टेमिंग सेक्ट के बारे में, तो वो सारी बातें जूफेन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ। और अब जो जूफेन होता है वो कहता है मेरा काम यहाँ पर हो चुका हूँ मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो लियाना होती है वो पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है इस वेस्टर्न लैंड से दूर। वो लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या वेस्टर्न लैंड से बाहर, देन वो लोग पूछते हैं कहाँ पे, तो फिर जूफेन कहता है ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा ही बड़ा है मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। जब जूफेन जा ही रहा था तो फिर वो लोग कहते हैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कहीं पे बाहर जाना आसान नहीं होगा और जो डबल ड्रैगन मैनर होगा वो जरूर इस पे एक्शन लेगा। तो जूफेन कहता है मरे हुए इंसान के ऊपर कौन ही एक्शन ले सकता है। तो फिर ऐसे ही और बातें करते हैं। तो अब जो जूफेन होता है वहां से चला जाता है और जब वो आसमान में जा ही रहा था वैसे क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है जूफेन यहाँ से जाने से पहले मेरा नाम तो याद कर लो। तो जूफेन भी कहता है क्या है तुम्हारा नाम, तो सिक्स प्रिंस भी कहता है मेरा नाम जुवो ईआर। तो जूफेन कहता है ये तो मेरी फैमिली से रिलेटेड है तो इसलिए मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, और ये कह करके वहां से चला जाता है। और इस समय जो लियाना थी वो उदास थी। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेत का खुला मैदान होता है और वहीं पर जो मिलिट्री टेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में लगे हुए थे जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा ही नंबर में टेंट्स लगे हुए थे और तुम्हारी नजर जहाँ तक जाती वहां तक तुम्हें टेंट ही टेंट दिखाई देते। और उन सब के बीच में एक सबसे बड़ा टेंट था जिससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा निकल रहा था। और उसी टेंट में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कह रहा था ये वॉर 6 महीनों से चल रही है और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, हमने कई अच्छे लोगों को खो दिया है और मदद के लिए एक जेट स्लिप को भेजा है लेकिन मदद पहुंचने में देर हो रही है, हम अब और नहीं लड़ सकते। और प्रीवियस वॉर में जब क्वांगरॉन के वॉरियर्स लड़ते रहे हम तब कुछ हद तक
आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि इस वॉर में सबसे शक्तिशाली रेडियन स्टेज में होते थे और वो लोग आम लोगों को आसानी से संभाल सकते थे। लेकिन टियान्यू इतनी तेजी से बढ़ रहा है और उन्होंने इस वॉर के मैदान में इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेज दिया है और हमें दबाव का सामना करने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को भेजने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये कोई युद्ध नहीं है और अब वो लोग भी अपनी पावर को दिखाने पर आ चुके हैं और हम लोग इसे नेशंस के बीच की फाइट नहीं कह सकते, हम लोग इसे सेक्ट के बीच की फाइट कह सकते हैं। और देन उनमें से कोई एक एल्डर कहता है, किसने कहा ऐसा नहीं है? और क्या आप लोगों में से कोई सोच सकता है कि टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्ट ने किसी को नहीं भेजा या फिर वो सभी टियान्यू के आदमी हैं? तभी वहाँ पर कोई कहता है, हाँ, टियान्यू एक एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। और वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स थे वो लोग ऐसी आपस में बातें कर रहे थे और तभी वैसे ही टेंट के बाहर से एक आवाज आती है, इंपीरियल कैपिटल की जो जेट स्लिप है वो आ चुकी है। देन वो लोग भी कहते हैं, क्या सही में इंपीरियल कैपिटल रिस्पॉन्स आ चुका है और क्या जो रीइंफोर्समेंट है वो आ रही है? और देन वैसे ही हंसते हुए वो एल्डर वो जेट स्लिप को पकड़ लेता है, छीन लेता है उस आदमी से। देन जिसके पास वो जेट स्लिप थी वो भी कहता है, हाँ सर आ रही है। और जो एल्डर ने वो जेट स्लिप को लिया था वो पहले तो खुश था, लेकिन जब वो जेट स्लिप को देखता है तो वो फ्रीज हो जाता है। और जो दूसरे लोग थे वो क्यूरियस हो रहे थे देख जानने के लिए उसमें लिखा क्या है। और देन वो लोग कहते हैं उसमें क्या लिखा है। और देन दोबारा से कहते हैं, क्या सेक्ट लीडर ने कर्सेस सेंड किए हैं और क्या कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं आ रहा है? और देन वो एल्डर कहता है, ये क्वांग्रोन एम्पायर की जेट स्लिप है और उन्होंने लिखा है कि 3 मंथ्स पहले किसी शक्ति ने नेशन में घुसपैठ करके और इंपीरियल कैपिटल में कहर बरसा दिया और जो बीच टाइमिंग सेक्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम एकदम बेघर हो चुके हैं। और जब वो लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं, क्या? वहाँ पर हर कोई हैरान हो चुका था। जब वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे तब उनके घर को लूटा जा चुका था। और तभी ये सुनने के बाद उनमें से कोई आदमी कहता है, जरूर ये टियान्यू ही होगा और उन्होंने ही हमला करने के लिए किसी न किसी को भेजा होगा और अब मैं उन्हें जाकर उन सबको ही खत्म कर दूंगा। देन दूसरा आदमी कहता है, क्या ये सही में हुआ है? और जो वो सेक्ट था वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जितने लोग हम यहाँ पर हैं उससे भी कई गुना ज्यादा, और इनके पास डिफेंसिव एरियाज भी हैं। और अगर टियान्यू हमारे सेक्ट को नष्ट कर सकता तो ये बहुत पहले ही हमें भी मार देता और कौन ही मूर्ख होगा जो इस युद्ध को जारी रखेगा। देन ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा तुमने। देन वैसे उनमें से कोई आदमी कहता है, आखिरकार किसने ही हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया होगा? देन एक और आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो फिर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो टियान्यू की रखवाली कर रहा है, वो फिर भी हमें इन पर हमला करने के लिए 1000 सेक्रेट स्टोन्स देता है और ये साफ साफ एक जाल है। हमने कभी भी उसके इरादों को नहीं देखा, लेकिन अब हम जानते हैं ये अब हमारे रास्तों को भागने से रोक रहा है। और वैसे कोई आदमी कहता है, आगे बढ़ो, मैं उन सबको मार डालूंगा और अब सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ मार्च करो। देन वैसे कोई आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अकेले उस सेक्ट को हरा पाएंगे और क्या तुम रिवेंज लेने के लिए अपने आप को मरवाना चाहते हो? देन वही आदमी दोबारा से कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देन वही आदमी दोबारा से कहता है, तो फिर हमें इसके लिए डबल ड्रैगन मैनर जाना चाहिए और अब वही इन सब चीजों को सेटल करेंगे। देन वैसे ही सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और क्वांग्रोन के कैंप के कुछ दूरी के सामने लुवो जुनाही और एल्डरली अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन वैसे ही एक कोई रिपोर्ट लेकर आता है और वो लोग कहते हैं, मार्शल जो क्वांग्रोन है वो पीछे हट रहा है, वो सभी लोग जा रहे हैं। देन वैसे ही जो लुवो जुनाही होता है वो कहता है, क्या वो लोग जा रहे हैं? लेकिन क्यों? और जस्ट कल ही उन्होंने हमारे ऊपर अपने बीस्ट की आर्मी से हमला किया था और बड़ी मुश्किल से ही हम लोग उन्हें रोकने में मैनेज कर पाए थे और अगर ये एरे नहीं होती तो हम लोग उन्हें रोक भी नहीं पाते। तो फिर आखिरकार ये लोग क्यों ऐसे ही छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लेकिन वैसे ही जो लेंग वुचेन होता है वो लुवो जुनाही से कहता है, शायद जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा ही हो और उन्हें ऐसा लग रहा हो वो लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च कर चुके हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और लोगों को मरवा चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें लग रहा हो कि लॉस्ट बहुत ज्यादा ही हो चुका है और उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है और इसीलिए वो लोग शायद वापस जा रहे हैं। और या फिर उनके घर में, उनके एम्पायर में कुछ ऐसा हो चुका हो जिससे कि उन्हें वापस आने में मजबूर होना पड़ा हो। देन वैसे ही लेंग वुचेन सबसे कहता है, गार्ड जल्दी से जाओ और इनके नेशन को चेक करो जाके, स्काउट करो जाके और जल्दी से यहाँ पर बताओ आके कि वहाँ पर हुआ क्या है। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं यस सर और वहाँ से चले जाते हैं। और अब जो लुवो जुनाही था वो भी रिलैक्स हो चुका था। देन लुवो जुनाही रिलैक्स होते हुए कहता है, इस वॉर को चलते चलते पूरे 6 महीने बीत गए और अब जाकर के ये एंड हुई और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो हमारी लड़ने की इच्छा को खत्म करना चाहता था और अब जब दुश्मनों ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है तो सब कुछ बर्बाद हो गया है और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और ऐसा लगता है कि भाई जुवो हमें बहुत दूर से देख रहे हैं। तभी वैसे ही जो लेंग वुचेन होता है वो अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, क्लैन लीडर आपको स्टीवर्ट जुफेन की स्पिरिट को सारा क्रेडिट नहीं देना चाहिए। देन लुवो जुनाही लेंग वुचेन को देखते हुए कहता है, मेरी बहन ने कहा था हमें अमर का सम्मान करना चाहिए, हमें लुवो कबीले के पूर्वज और भाई जुवो का सम्मान करना चाहिए। देन दोबारा से
लिंग वुचेन कहता है ये सिर्फ अंधविश्वास है और अगर स्टीवर्ट जो कहीं ऊपर हैं तो उसे डीमन स्कीमिंग सेक्ट से छुटकारा पाना चाहिए। और क्या आप भी इससे सहमत नहीं हो? क्यों क्लैन लीडर? देन लुवो जुनाई भी कहता है हाँ सही कह रहे हो, और ये क्या करके हंसने लगता है। और ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग हमें डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एंट्रेंस के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी वहाँ पर खड़ा होता है और जो उसके कपड़े और जो उसके बाल होते हैं वो भी काले होते हैं। और इस समय वो आदमी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एंट्रेंस को देख रहा था और ये और कोई नहीं, ये जूफेन होता है। और अब जो जूफेन था उसने वेस्टर्न लैंड को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन वेस्टर्न लैंड को छोड़ने से पहले जूफेन एक आखिरी बार अपने ओल्ड फ्रेंड को देखना चाहता था। और इस लिस्ट में सबसे पहले उसके रिस्पेक्टफुल मास्टर का नाम था। और कौन कहता है कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर अपने मास्टर का सम्मान नहीं करता? और हो सकता है कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति हो जिसे वो व्यक्तिगत रूप से विदा करे। और लुवो जुनाई और बाकी लोगों के बारे में जूफेन जानने से पहले दूर से ही देखकर संतुष्ट हो जाएगा। और देन वैसे जूफेन एक साइन को बनाता है और देन किसी चीज को नोटिस करता है और कहता है क्या इसे ओपन करने का मेथड चेंज हो गया है? हालांकि ऐसा तब हो सकता है जब सेक्ट में कोई गद्दार हो और ये वापस रोकने के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वो सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर गया हूँगा, और क्या इसका मतलब यह है कि इसे किसी और ने सेट किया है? और जूफेन कुछ सोचने लगा और देन अपने सर को हिलाते हुए कहता है जो भी हो, एल्डर जुवान को अलविदा कहने के बाद इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। और भले ही तुम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया होगा, लेकिन मेरे पास अंदर जाने का और भी रास्ता है। और देन जूफेन एक और बार इशारा करता है, मतलब एक और साइन को बनाता है अपने हाथों से। और ये वो चीज थी जो एल्डर जुवान ने जूफेन को बताई थी, और ये बात सिर्फ उसे ही पता थी जो सेक्ट का न्यू लीडर बनता है। और वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है जब तक कि सेक्ट की डिफेंसिव एरे नहीं चेंज की जाएगी तब तक कि इस मेथड से मैं इसे आसानी से खोल सकता हूँ। और अब जूफेन उसे ओपन कर लेता है और सेक्ट के अंदर चला जाता है। और जो जूफेन था वो ब्लैक फ्लेम का भी यूज कर सकता था, लेकिन जूफेन ने ऐसा नहीं किया। और इस समय जो जूफेन था वो छिपते छिपते एल्डर जुवान को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी एल्डर जुवान नहीं मिल रहे थे। और जूफेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट पहले हुआ करता था अब वो वैसा नहीं है। वहाँ पर कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था, कोई वेनरेबल बाई नहीं, कोई लेबर नहीं। और इस समय जूफेन के हार्ट में बहुत ज्यादा ही अनईजी महसूस हो रहा था। और जब ये लिंग ने जूफेन को अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से बचाया था तब ये लिंग ने सारी न्यूज को बताया था जूफेन को, लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और अब जब जूफेन यहाँ पर खुद आया है देखने के लिए तो अब इस जगह में बहुत ज्यादा ही गड़बड़ी सी लग रही है। और अब हमें दो एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर जूफेन छुपा हुआ था और उन्हें ध्यान से पेड़ से एक देख रहा था छुप करके। और वो लोग टियानियो में होने वाले मैटर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल्स थे और जितने भी लोग थे वो सभी लोग कैसे वहां से वापस चले गए टियानियो से, और कैसे जीवोये ने उन्हें 1000 सेक्रेट स्टोन दिए थे टियानियो पर अटैक करने के लिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो लीडर जीवोये और जो वेनरेबल्स थे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे। ये लोग ऐसे बात करते करते एक जगह से जा रहे होते हैं और वहीं पर जो जूफेन होता है वो भी छुपा हुआ होता है। और जब जूफेन इन सब की बात सुनता है तो वैसे ही जो जूफेन होता है वो एकदम से उनके पास जाता है और उन दोनों के ही गलों को पकड़ लेता है और वैसे ही उनके युवान के को ब्लॉक कर देता है। और देन वैसे ही जूफेन उन दोनों को लेकर वहां से उड़ जाता है और देन जो सेक्ट के बिहाइंड एक माउंटेन था वहां पर ले जाकर के उन्हें ग्राउंड में पटक देता है। और इस समय उन एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इनके साथ हुआ क्या है। और जब वो लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो वो कहते हैं जूफेन तुम सेक्ट लीडर आप अभी भी जिंदा हो। लेकिन जूफेन इनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और इनसे पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है डीमन स्कीमिंग सेक्ट में, और एल्डर जुवान और बाकी लेबर्स और बाकी वेनरेबल्स लोग कहाँ पर हैं। लेकिन वैसे जो वो दोनों एल्डर्स होते हैं वो अपने अपने सर को नीचे कर लेते हैं और जूफेन को कुछ भी नहीं बताते हैं। और ये देखकर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और उन्हें देखने के बाद जूफेन कहता है अगर तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो अब तुम लोग यहीं पे मारे जाओगे। और जब वो दोनों एल्डर्स जूफेन का गुस्सा देखते हैं तो वो लोग कहते हैं सेक्ट लीडर हम आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, और इन सब चीजों में हमारी कोई भी गलती नहीं, इन सब चीजों में सिर्फ वेनरेबल सी और सेक्ट लीडर जीवोये की गलती है। देन वैसे जो जूफेन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे अपना सेक्ट लीडर नहीं मानते हो, इसीलिए तुम लोग सही से मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो, मुझे सही सही बताओ यहाँ पर हुआ क्या है, नहीं तो। लेकिन वैसे ही जो वो दोनों एल्डर्स होते हैं वो जूफेन से कहते हैं नहीं नहीं हम आपको सेक्ट लीडर अपना मानते हैं, इसमें हमारी बिल्कुल
बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी जीवुजी और वेनरेबल सी की गलती है। उन लोगों ने ही दूसरे सेक्ट्स को यहाँ पर लाया था और यहाँ पर जितने भी लेबर ऑफिस के एल्डर, वेनरेबल और जो डिसिपल्स थे उन सबको मरवा डाला और जो एल्डर जुआन थे वो भी मारे गए। लेकिन अभी भी कुछ एल्डर बचे हैं जो कि लुवु क्लैन में है भी और उन्हें भी मारने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन जूफेन सेक्ट लीडर, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने तो बस उनके ऑर्डर को फॉलो किया। और इस समय जो वो दोनों एल्डर्स थे बहुत ज्यादा ही कांप रहे थे, उनके दिल में बहुत ज्यादा ही डर पैदा हो चुका था जूफेन को देखकर। और वो लोग बस जूफेन से यही कहते, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ जीवुजी और वेनरेबल सी की चाल थी और हम लोग तो बस उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया और हम तो हमेशा से ही आपके साथ रहे हैं और आपका ही साथ देंगे। इसमें सारी गलती उन्हीं दोनों की है। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो अपनी ब्लैक फायर को बाहर निकाल लेता है और जब वो दोनों एल्डर उस ब्लैक फायर को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और बहुत जोरों जोरों से कांपने लगते हैं। और इस समय बस वो लोग जूफेन से अपने लाइफ के लिए भीख मांग रहे थे। लेकिन जो जूफेन होता है उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और अपनी ब्लैक फ्लेम को उनके ऊपर डाल देता है और जैसे ही उनके ऊपर ब्लैक फ्लेम जाती है तो वैसे ही वो जलने लगते हैं। और जलते जलते बस वो लोग यही कह रहे थे कि प्लीज हमें जाने दो, हमने आपको हमेशा ही अपना सेक्ट लीडर माना है और हमने आपसे बिल्कुल भी गद्दारी नहीं की है। लेकिन वैसे ही उनकी जितनी भी चिल्लाहट वाली आवाजें थी वो सारी गायब हो गई और अब वो सभी लोग भी इस दुनिया से गायब हो चुके थे। और अब जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ही किलिंग इंटेंट निकल रहा था। इन सभी एल्डर्स की बात सुनकर जो जूफेन था उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ही खून की प्यास भर चुकी थी और अब वो किसी को भी यहाँ पर चिंता छोड़ना नहीं चाहता था। और अब वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी यहाँ से उड़ जाता है और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सेक्ट लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्ट लीडर जीवुजी और वेनरेबल सी दोनों ही बैठे होते हैं और वो दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वैसे ही जो जीवुजी होता है वो वेनरेबल सी से कहता है आखिरकार वो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपने सारे एक्सपर्ट्स को कैसे ही वापस बुला सकता है, हमने उसे 1000 सीक्रेट स्टोन्स दिए थे और वो कैसे ही अपनी बातों से मुकर सकता है, आखिरकार वो हमें समझता क्या है। देन वैसे जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं वैसे सेक्ट लीडर अगर मैं सही बताऊं जो जूफेन ने जितने भी सीक्रेट स्टोन्स को कमाए थे वो मैक्सिमम आधे से ज्यादा ही जा चुके हैं और डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने जितनी भी रेपुटेशन कमाई थी वो भी जा चुकी है। और अगर जूफेन इस समय हमारा सेक्ट लीडर होता तो आगे चल के जो हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो टॉप सेक्ट्स में भी आ सकता था। लेकिन अब वो दोबारा से इस सेक्ट की एक लोअर मिडिल 3 सेक्ट जैसी हालत हो चुकी है और अगर आज जूफेन मारा ना गया होता तो आज इस सेक्ट की हालत बहुत ज्यादा ही अच्छी होती और कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करता। तभी वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर जीवुजी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेनरेबल सी से गुस्से में कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो जूफेन है वो मुझसे अच्छा है, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या वो इस डीमन स्कीमिंग सेक्ट को मुझसे अच्छे से चला पाता। वैसे वेनरेबल सी कहता है जो फैक्ट की बात है वो तो है और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता और आप भी इसकी हालत देख सकते हो कि क्या हो चुकी है। सेक्ट लीडर जीवुजी कहता है मुझे नहीं पता जो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर मैं सेक्ट लीडर ही ना होता तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के इतने ऊपर जाने का मतलब ही क्या होता। और ऐसे ही जो वेनरेबल सी और जो सेक्ट लीडर होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और दिन वैसे ही एक बाहर से आवाज आती है हा 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 कितना ही सेमलेस डिसिपल है जो कि अपने सेक्ट को जमीन पर लाने के बावजूद भी अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है और तुम जैसे एक बास्टर्ड की वजह से जो एल्डर जुआन की हजारों सालों की मेहनत थी वो एकदम ऐसे ही बर्बाद हो गई और ऊपर एल्डर जुआन की आत्मा तुम्हें देखकर चैन से नहीं सोएगी। और जब वो दोनों इस आवाज को, इस कोल्ड वॉइस को सुनते हैं तो वो दोनों ही अचानक से घबरा जाते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कौन है वहाँ पर और क्या तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कर रहे हो और अब जल्दी से तुम बाहर आओ। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो एक सैडी कॉर्नर से एक मॉकिंग स्माइल के साथ बाहर आता है और उनसे कहता है क्या खिलवाड़, हाँ 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 ये कोई गेम नहीं है जिसके साथ मैं खिलवाड़ कर सकूं। और जब सेक्ट लीडर जीवुजी और जो वेनरेबल सी होते हैं जब वो जूफेन को देखते हैं तो वो लोग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं और पैनिक में कहते हैं तुम्हें
तुम मर जाना चाहिए था। जूफेन कहता है बेशक तुम मुझे मारना चाहोगे, लेकिन मैं अभी भी मरा नहीं हूँ। वैसे अगर मैं मर जाता तो एल्डर जुआन का बदला कौन लेता, और उनके डिसिपल के रूप में तुम जैसे चूहों को साफ करना मेरी ड्यूटी है। देन वैसे ही हमें जीवोये को दिखाया जाता है। जब जीवोये जूफेन की बात सुनता है तो वैसे ही वो कुछ कदम पीछे हो जाता है, और देन अपने दिल को मजबूत करने के बाद कहता है क्या तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन तुम हमें कैसे ही मार पाओगे, तुम तो इन 10 सालों में इथेरियल स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाए हो। और जब जीवोये ये कह ही रहा था वैसे ही एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है जूफेन से, और जो ऑरा जूफेन से निकल रहा था उसे देखकर जो जीवोये था वो वैसे ही रुक जाता है। वो अपनी बात को रुकने पर मजबूर हो जाता है, और जूफेन के इस ऑरा को देखने के बाद जीवोये अपने मन में कहता है इतना फास्ट। और देन वैसे ही एक एविल स्माइल के साथ जो जूफेन होता है वो जीवोये से कहता है अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं जस्ट अभी इथेरियल स्टेज पर इंटर हुआ हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेन जीवोये से कहता है अगर मैं सही बताऊं, जस्ट मैं अभी इथेरियल स्टेज में इंटर हुआ हूँ। और ये कह करके एक ऑलमाइटी पंच जीवोये के मार देता है, और वो ऑलमाइटी पंच लगने से पहले जीवोये और वेनरेबल सी दोनों को ही सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, और वो पंच लगते ही दोनों ही लड़ खड़ा कर दोनों ही पीछे हट गए। और उस पंच से इतना ज्यादा प्रेशर निकला था मानो कि उसके पंच के प्रेशर से वहाँ पर आंधी आ गई हो। लेकिन जो वो पंच था वो उन दोनों के हिट नहीं हुआ था, वो एक दीवार से जाकर टकराया था, जिसकी वजह से उस दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया था। और देन दोबारा से जूफेन एक और अपने पंच से फोर्स को रिलीज करता है, जिससे कि आसमान में एक और बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, और इससे जो वो दोनों ही लोग थे वो कांपने लगे थे। जीवोये इसमें पूरा पसीने से भीग चुका था, और जब जीवोये अपने आप को संभालता है और जब सीधा खड़ा होता है तो वैसे ही एक पंच आकर जीवोये के छाती पर लगता है, जिससे कि उसका जो कपड़े होते हैं वो फट जाते हैं। और अब जो जीवोये था वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, और वो बस इस समय डरते हुए जूफेन को देख रहा था। और इस समय जीवोये का ये पहला टाइम था जब जीवोये जूफेन से लड़ रहा था, लेकिन इस टाइम जो जूफेन था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। और जब जूफेन डीमन स्कीमिंग सेक्ट में एंटर हुआ था तो बस वो प्रोफाउंड हेवन स्टेज पे था। देन उसने रेडियन स्टेज पर होकर के अपनी हेवन ड्रैगन सोल का फॉर्मेशन किया, और अब तो इसका कोई मैच ही नहीं है। अब जो जूफेन है वो इथेरियल स्टेज में है और 2 सोल के साथ में है। ड्रैगन एसेस्टर की रिफाइनिंग और किलिंग आर्म भी है, तो अब कह सकते हो कि जो जूफेन है वो अपने परफेक्ट फॉर्म में है। और अब अगर जूफेन के सामने कोई सोल हार्मनी एक्सपर्ट का बंदा भी आता है तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और जो जीवोये वो तो सिर्फ इथेरियल स्टेज के पीक पर है। इस समय जो जीवोये होता है वो 2 कदम पीछे हो जाता है, और जो वेनरेबल सी होते हैं वो भी यही करते हैं। इस समय जूफेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ अपने एक कैजुअल से पंच से उन दोनों को ही पीछे कर सकता है। लेकिन तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक डिवियस से स्माइल होती है, और उसी स्माइल के साथ जूफेन जीवोये से कहता है जीवोये क्या तुम्हें पता है कि एल्डर जुआन मेरे बराबर क्यों नहीं समझते थे, और क्यों तुम सेक्ट लीडर बनने के वर्दी नहीं थे? मैं तुम्हें बताता हूँ आज, क्योंकि तुम मेरे जूते को भी चाटने के वर्दी नहीं हो, और हम दोनों के बीच में पूरे एक वर्ल्ड का गैप है। और ये सुनकर जो जीवोये होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में जूफेन का नाम लेता है। जीवोये को जूफेन का ताना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उससे सबसे बड़ा अफसोस तब हुआ था कि उसके मास्टर ने उसके वजह किसी और को स्वीकार कर लिया था। अब जो जीवोये था वो भी प्रूव करना चाहता था कि जो जीवोये है वो जूफेन से बेटर है, और अपने मास्टर को प्रूव करके दिखाना चाहता था कि जो उसके मास्टर है वो गलत है। लेकिन जूफेन की बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि जो जीवोये है वो जूफेन से कमजोर है, और वो जूफेन से बिल्कुल भी फाइट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और जो वो जूफेन का एक पंच था उसी ने सब कुछ बता दिया था कि जूफेन कितना ज्यादा ही टेरिफाइंग बन चुका है। तभी हमें वेनरेबल सी को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए कहता है सेक्ट लीडर हम लोग इसे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, जा रहा हूँ बाहर से हेल्प को बुलाने के लिए, और तब तक कि आप इसे संभालो। और तभी जो वेनरेबल सी होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं दरवाजे की तरफ, और जीवोये भी पूरे समय कुछ भी नहीं बोला। और इस समय जो जीवोये था वो बस पैनिक में जूफेन की तरफ देख रहा था, और इस समय माहौल ऐसा था या फिर फाइट करो या फिर उड़ जाओ। लेकिन इस समय जो जीवोये था वो डिसीजन बनाने में मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा था। इस समय जो जीवोये था वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था फाइट करके, लेकिन जो उसके इंस्टिंक्ट थे वो नहीं बोल रहे थे फाइट करने के लिए। और जो जूफेन होता है वो भी वेनरेबल सी को इग्नोर करता है, और देन जीवोये से कहता है हम दोनों ही एल्डर जुआन के डिसिपल हैं, और
एल्डर जुवान की जो स्पिरिट है वो ऊपर से हमें देख रही है और जी वजह आज हम लोग देखेंगे कि जो मास्टर थे वो गलत थे या फिर सही थे। अगर तुम जीत गए तो फिर तुम सही निकलोगे और अगर मैं जीता तो फिर मास्टर सही होंगे। और जब जी वजह जुफेन की बात को सुनता है तो वैसे ही वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। जो जी वजह की आंखें होती है वो आग की तरह जलने लगती हैं और देन कहता है मास्टर मुझे देखो, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं सही था और जो जुफेन है वो मेरा कोई भी मैच नहीं है। लेकिन वैसे जो जुफेन होता है वो कहता है ये तो फैक्ट ही बताएगा कि कौन सही है कि कौन गलत है। ये कहने के बाद वैसे ही जुफेन आसमान की तरफ देखने लगता है सॉफ्ट गेज से और आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है एल्डर जुवान मैं और जी ये फाइट करने जा रहे हैं। जो ये फाइट है वो आपके दोनों डिसिपल्स के बीच में है, लेकिन ये फाइट आपके लिए भी है जिससे कि आप अपने आप को जज कर पाओगे मास्टर। और अब जो जी ये था वो भी मास्टर को प्रूफ करना चाहता था कि मास्टर गलत है और वो सही है। वैसे ही अपने हाथों से वो कुछ साइंस को बनाता है और यूज करता है क्वाजी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट को, जिसे कि ड्रैगन क्रशिंग फ्लड भी कहते हैं। और देन वैसे ही 3 ड्रैगन स्लैम करते हैं जुफेन की तरफ। देन वैसे ही वो 3 अलग अलग कलर के टॉर्नेडो में बदल जाते हैं और पूरे मैन हॉल को ही घेर लेते हैं। और जो वो स्टॉर्म था वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था, उनकी वजह से जो ऊपर की सीलिंग थी वो भी डैमेज हो चुकी थी, पल्वराइज हो चुकी थी। जो भी उनके कांटेक्ट में आ रहा था वो हर एक चीज डस्ट में बदली जा रही थी। और देन वैसे जी वो ये हंसते हुए कहता है इस मेरी क्वाजी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट से एक सोल हार्मनी स्टेज का बंदा भी मुझसे नहीं बच सकता और खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं जो कि डिफेंड भी नहीं कर सकता अपने आप को। क्या तुम अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सुसाइड कर रहे हो और ये एक और उनमें से रीजन है जिसकी वजह से तुम सेक लीडर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। देन वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और वैसे जो ट्राई कलर का टॉर्नेडो होता है वो वैनिश हो जाता है। ये सिर्फ जुफेन ने अपने एक हाथ से किया था और वैसे ही अपना जुफेन वो वाला हाथ नीचे कर लेता है। वैसे ही वहां पर खड़ा था मानो कि जुफेन को इससे कोई इफेक्ट पड़ा ही ना हो। देन वैसे ही जुफेन कहता है अगर तुम अपने इन स्किल्स के आधार पर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला और जो मेरी बॉडी है वो अनब्रेकेबल है। तुम्हारे जैसे इन छोटे छोटे स्किल्स मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और तुम्हारा अटैक एक वैसा अटैक था एक कुत्ते के काटने जैसा और ऐसे कुत्तों के अटैक मुझे एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। और देन वैसे जुफेन अपने कंधे से धूल को झाड़ने लगता है। इस समय जो जुफेन के कपड़े थे वो जगह जगह से फटे हुए थे जिससे कि उसका सुंदर और बेदाग शरीर नजर आ रहा था। उसकी स्किन पर भी गोल्डन ग्लो चमक रहा था। इस समय जो जी ये था उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी क्वाजी अतरंग मार्शल आर्ट जुफेन को कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो अभी भी डिनाइल में था और इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और इस समय वो पूरा का पूरा हेल्पलेस हो चुका था क्योंकि जो जी ये की ये वाली स्किल थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल थी, लेकिन वो भी जुफेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। जुफेन ने उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया और अब जो बैटल होगी वो सोल की होगी। वैसे ही जो जी ये की आंखें होती है वो कांपने लगती है और उसकी बॉडी से एक ब्लड ड्रैगन निकलने लगता है। जैसे वो निकला था उसकी बॉडी से ग्रे कलर वैसे निकलने लगा था, ग्रे कलर की लाइट चमकने लगी थी। देन वैसे ही जी ये कहता है टीयर द स्काई फ्लड ड्रैगन क्लो, ये जी ये का अटैक था। देन वैसे ही एक रॉर के साथ जो फ्लड ड्रैगन था वो अपने पंजे को जुफेन के चेस्ट के ऊपर रख देता है और वैसे ही जो जी ये होता है वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास हेवन ड्रैगन सोल है लेकिन तुमने उसे सिर्फ 5 साल पहले ही फॉर्म किया है और जो मेरी सोल है वो बहुत ज्यादा ही। जब ये जी ये कह रहा था वैसे ही एक बैम की आवाज आती है और इस समय जी ये की आंखों में एक क्रूर चमक थी जब वह चिल्ला रहा था। लेकिन जब वो सामने देखता है वैसे ही वो पाता है कि जो उसका फ्लड ड्रैगन था वो जुफेन के पहुंचने से पहले ही मतलब जुफेन तक पहुंचने से पहले ही वो दूर जाकर के गिरता है और वैसे ही जो जी ये था वो कांपने लगा और खून को थूकने लगा। और जब वो जुफेन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जुफेन के पास एक लाल पंजा है। और देन वैसे ही जी ये को देखते हुए जुफेन कहता है जब सोल्स की बात आती है तो पावर सिर्फ समय से निर्धारित नहीं होती, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और कमजोर कमजोर होता है। और मेरे ड्रैगन सोल को तुम्हारे फ्लड ड्रैगन सोल को खत्म करने के लिए बाहर आने की भी जरूरत नहीं है। जी ये सही में तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और जब जी ये जुफेन की बात सुनता है तो वैसे ही वो 10th ग्रेड का एक स्पेयर बाहर निकाल लेता है और उसको निकालने के बाद जुफेन से कहता है भले जो तुम्हारी बॉडी वो इनविंसिबल है लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और देन वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और जी ये के हाथ में जो स्पीयर था वो उसके हाथों में ही पल्वराइज हो चुका था और ये देखकर जो जी ये था वो एकदम खड़ा का खड़ा ही रह गया और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और वैसे ही वो अपने मन में कहता आखिरकार कैसे ही एक 10th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन ऐसे कैसे ही टूट सकता है।
और जब वो जूफेन के हाथों में देखता है तो वो पाता है उसके हाथों में एक पिच ब्लैक लॉन्ग स्वर्ड है। देन वैसे ही जूफेन कहता है मैं भी एक रिफाइनर हूँ और मेरे सामने 10th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन भी कुछ भी नहीं है। और इस समय जो जीवोये का शरीर था वो पूरी तरीके से कांपने लगा था। उसका दिमाग मानो कि पिघलने लगा हो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इस समय मानो कि जीवोये हार चुका हो जूफेन से। उसने जूफेन को हराने में अपनी हर एक चीज लगा दी थी, अपनी सोल, अपना 10th ग्रेड का वेपन, अपनी बेस्ट मार्शल आर्ट, लेकिन तब भी जीवोये जूफेन को नहीं हरा पाया था। इस समय जो जीवोये था वो पूरा का पूरा ही हेल्पलेस हो चुका था। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है आखिरकार मैं क्यों हार गया। और देन वैसे ही हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो अपना डिमोनिक वेपन वैसे ही हाइड कर लेता है। और इस समय जूफेन ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसका ऊंचा कद एक एम्परर की तरह हो और मानो कि जूफेन इस समय एक भिखारी को देख रहा हो। और देन वैसे ही जो जीवोये होता है चिल्लाते हुए कहता है जूफेन मैं हार नहीं सकता। जैसे ही जीवोये ने ये चिल्लाया था वैसे ही वो जूफेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है दोबारा से। और वैसे ही वो जूवोफेन के सिर पर क्लॉ से अटैक करने के लिए जाने लगता है। देन वैसे ही जूफेन कहता है जीवोये मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के लिए नहीं मारा, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन अब जो तुम्हारे द्वारा यहाँ पर शर्म लाई गई है उसे मिटाने का समय आ चुका है। और वैसे ही जो जूफेन के डेड एक्सप्रेशंस थे वो एकदम से ही गुस्से में बदल जाते हैं। और देन जो जूफेन का रूथलेस ऑरा था वो चारों तरफ फैलने लगता है। और जो भी इस समय उसके ऑरा के बीच में आ रहा था वो उसी समय वहाँ पर डिसिमेट होता जा रहा था। और जो जीवोये का जो क्लॉ था वो भी शटर हो चुका था। और इस समय जो जीवोये था वो भी शॉक्ड से भर चुका था। देन वैसे ही जूफेन अपने किलिंग आर्म से जीवोये के सर को पकड़ता है और वैसे ही वहीं पर जमीन पर दे मारता है। और देन वैसे ही जो मैन होल था वैसे ही वो पूरा का पूरा ढह जाता है। और देन दोबारा से जूफेन जीवोये के सर को पकड़ता है और जमीन में लगड़ते लगड़ते 100 माइल्स तक घिसलाते हुए जीवोये को लेकर जाता है। इस समय जो जीवोये की हालत थी वो बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी। और अब जो जूफेन था वो जीवोये को मारने जा रहा था, लेकिन ही वैसे ही जो वेनरेबल सी थी वो बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, बहुत सारे एल्डर्स को ले आते हैं। आने के बाद कहते हैं सेक्ट लीडर हम लोगों को ले आए हैं और अब ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। और देन वैसे ही जीवोये भी हंसने लगता है, लेकिन जो जूफेन था वो बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और वैसे ही वो अपनी ब्लैक फ्लेम को निकालता है और जीवोये के ऊपर डाल देता है। जीवोये वहाँ पर वैसे ही राख में बदल जाता है। देन जूफेन उन सबको, जितने भी लोग वहाँ पर आए थे, उन सबको ही अपने डोमेन सोल में सबको ही कैद कर लेता है। देन वैसे उसके अंदर पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है और वैसे ही वो लोग सी ब्लैक फ्लेम के द्वारा निकल लिए जाते हैं। और अब जूफेन पूरे डीमन स्कीमिंग सेट को खत्म कर चुका था। और गाइस सुनो, अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। मैंने वाली वीडियो बहुत मुश्किल से बनाया है और इसीलिए अगर तबीयत ठीक नहीं होती तो शायद कल वीडियो ना आ पाए। अगर ठीक हो जाती है तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर डायरेक्ट परसों ही वीडियो आ पाएगी। तो मैंने पिछला जो एपिसोड एक्सप्लेन किया था उसमें जो जीवोये की लास्ट के जो फाइट थी वो मैंने एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। तो फिर आधी वीडियो में वही फाइट होगी जीवोये की और आधे वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जूफेन जीवोये से कहता है जीवोये मैंने अपनी मेरिट से इन 10,000 सीक्रेट स्टोन्स को मैंने कमाया है इस सेक्ट के लिए, और अब मैं अपनी पावर का यूज करके तुम्हें एक चिथड़े की तरह घसीट रहा हूँ जमीन में। और मैंने सेक्ट के ज्यादातर लोगों का सम्मान भी प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे अंदर योग्यता की कमी है और पावर के मामले में तुम सिर्फ एक कागज के शेर हो और लीड करने में एकदम ही बेकार हो। और तुम क्यों इसे एक्सेप्ट करने की बजाय इससे फाइट करना चाह रहे हो। इस समय जूफेन ने जीवोये का हाथ मिट्टी में दबा रखा था और इस समय जूफेन रेड आइज के साथ और रूथलेस टोन के साथ बोल रहा था जीवोये से। और जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे उसके आंसू भी गिर रहे थे। और दिन दोबारा से अपने आंसुओं के साथ बोलता है तुम इतनी दूर तक कैसे चले गए और तुमने बस इस सीट के लिए अपने मास्टर को मार दिया। और अगर मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मैं अपने मास्टर की आत्मा को निराश कर दूंगा। वैसे ही जूफेन जीवोये को उठाता है और उस मिट्टी से हवा में फेंक देता है। और इस समय जो जीवोये का फेस था वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और उसके जितने भी दांत थे वो सारे के सारे गिर चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में एक गोल्डन ग्लो निकल रहा था जिसने जीवोये की जान को अभी भी बचाया हुआ था। और ये वही 10th ग्रेड का आर्मर था जिसे जूफेन ने जीवोये को दिया था। और दिन वैसे ही जितने भी एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, वैसे ही वेनरेबल से कहते हैं सेक्ट लीडर हम सभी वेनरेबल्स को ले आए हैं और आपकी मदद के लिए हम लोग आ चुके हैं। देन वैसे ही जीवोये कहता है हा जूफेन, यहाँ पर जितने भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट थे वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और जो तुमने 10th ग्रेड का आर्मर दिया था उसी ने आज मेरी जान बचा ली और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और अभी भी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो मेरा है। और ये कह करके
हंसने लगता है जोरों जोरों से। तो अब मैं इसकी आगे की स्टोरी तुमको बता ही चुका हूँ, तो मैं उसे हल्का सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब जीव ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, वैसे ही जूफेन अपनी थंडर ब्लैक फ्लेम का यूज करता है और जीव को जला देता है। और फिर देन वैसे ही जीव ये मर जाता है। और देन उसके बाद सारे एल्डर्स को भी मार डालता है। और एल्डर्स को उसने मारा था अपने डोमेन सोल से, क्योंकि वो उसे ओपन में नहीं मार सकता था, क्योंकि जो एल्डर जुआन है वो अपने सेक्ट को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। मतलब अगर उनके सारे एल्डर्स वगैरह मर जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनका सेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए उसने मतलब कि जूफेन ने सोल डोमेन का यूज किया था, जिससे कि जो एल्डर जुआन की स्पिरिट हो वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के किसी भी एल्डर को मरते हुए ना देख सके। और अब वो सभी एल्डर भी उस डोमेन सोल में मारे जाते हैं। और देन वैसे ही जो जितनी भी ब्लैक थंडर फ्लेम थी वो सब वैनिश हो जाती है। और जूफेन अभी भी वहाँ पर खड़ा था, और जो उसका सेक्ट था अभी भी नहीं बदला था, उसका फेस अभी भी वैसा ही था, और बस वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में वैसे ही वॉक कर रहा था। और इस समय जो जूफेन था वो हल्का सा लड़खड़ाते हुए चल रहा था, और ये पहली बार था कि जूफेन के कदम ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, और उसके फेस पर एक उदास सी मुस्कान थी। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, एल्डर जुआन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं केवल इस सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है। और अब हमें 1 महीने के बाद लुवो क्लैन का सीन दिखाया जाता है। और लुवो क्लैन के हॉल में जो लुवो जुनाही था वो अपनी मेन सीट पर बैठा हुआ था, और लुवो जुनाही के साइड में जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्लैन हेड, मुझे नहीं पता कि बीस्ट स्टीमिंग सेक्ट ने विड्रॉ कैसे किया, लेकिन शायद डीमन स्कीमिंग सेक्ट जरूर ही इसके पीछे हो सकता है, और जो हेवन टेलिंग सेक्ट होगा वो भी इसमें इनका साथ दे सकते हैं। और ऐसा लगता है कि वो सभी लोग हमारे एनिमीज बन चुके हैं इस पॉइंट के मुताबिक, और हमें इन तीनों सेक्ट से लगातार चौकन्ना होना चाहिए। और ये सब कुछ बोल रहे थे वेनरेबल भाई, लेकिन वैसे ही जो फिंडियन होता है वो खड़ा होकर के बोलता है, ये सब कुछ हमारी गलती है और हमारी वजह से यहाँ पर डिजास्टर आ रहा है। वैसे ही जो लुवो जुनाही होता है वो फिंडियन से कहता है, वेनरेबल जियांग, तुम भले ही ये कह सकते हो, लेकिन जो हमारे ब्रदर जूफेन थे उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से मिलाया था, और इसीलिए हम लोग भी भाई हैं, और आखिरकार मैं तुम्हें कैसे तकलीफ में रहने दे सकता हूँ। लेकिन वैसे दोबारा से लुवो जुनाही कहता है, हमें तुरंत ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट में और भी लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए स्काउट करने के लिए, जिससे कि वो लोग वहाँ की सारी जानकारी अच्छे से यहाँ पर ला सकें और हमें बता सकें। और जब लुवो जुनाही ये बोल ही रहा होता है, वैसे ही जल्दबाजी में जो लेंगवो चैन होते हैं वो एक जेट स्लिप को लेकर के आते हैं जल्दबाजी में, और जैसे ही आते हैं पहले तो वो लुवो जुनाही को ग्रीट करते हैं, और दिन कहते हैं, क्लैन हेड, हमें पता चल गया कि बीस्ट स्टीमिंग सेक्ट वापस क्यों गया, और जो लोग वहाँ पर देखने गए थे उन्होंने हमें रिपोर्ट किया है कि 6 महीने पहले कोई एक स्ट्रेंज पावर आई थी क्वांग्रोन एम्पायर में, और दिन सबसे पहले तो क्वांग्रोन के कैपिटल में केओस मचाया, फिर उसके बाद बीस्ट स्टीमिंग सेक्ट में, और बीस्ट स्टीमिंग सेक्ट के जितने भी लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं। और ये कह करके हंसने लगता है। देन वैसे ही लुवो जुनाही होता है, क्या ये सही में हुआ है? और देन दोबारा से लेंगवो चैन कहते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वेस्टर्न लैंड में जो 9 सेक्ट हैं वो चाहे जितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन वो ये साथ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो डैंकिंग सन है वो भी उस समय इतना आगे नहीं गया था, और इसलिए मैं बता सकता हूँ ऐसा किसने भी किया है वो जरूर ही वो इस वेस्टर्न लैंड का तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी इसकी केयर ही कौन करता है, और जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने हमारे लिए ही अच्छा काम किया है। और ये कह करके हंसने लगता है। देन वैसे ही जो लुवो जुनाही होता है वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, सही कहा, अगर उन्होंने और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को भेज दिया होता तो हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, और चाहे ये पावर कहीं से भी आई हो ये जरूरी ईश्वर के द्वारा भेजी गई अपने भाई जुवो का आशीर्वाद है। दोबारा से लेंगवो चैन कहता है, क्लैन लीडर अब दोबारा से जूफेन को सारा क्रेडिट देने लगे, और अगर जूफेन की स्पिरिट ऐसा करती भी तो वो सबसे पहले अपना बदला लेती और सबसे पहले जीवइये को मारती। क्या मैंने सही नहीं कहा? देन वैसे ही लुवो जुनाही कहता है, सर लैंग, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, और बस मैं ये सोच रहा था ब्रदर जुवो एक मिरेकल वर्कर है, इतना अधिक कि ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे लगता है कि भाई जुवो ही इसके पीछे है, उनकी आत्मा हम पर नजर रख रही है। और देन वैसे ही वहाँ पर एक और आदमी जल्दबाजी में आता है, और उसके हाथ में भी एक जेट स्लिप थी, और ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट का स्काउटर था, मतलब कि ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट को देखने के लिए गया था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और देन वो आदमी कहता है, सेक्ट लीडर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो रातों रात ही खत्म हो गया। जैसे ही वहाँ पर सभी लोग सुनते हैं वैसे सभी लोग कहते हैं, क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट खत्म हो गया? इस समय जो लेंगवो चैन था वो शॉक्ड हो चुका था, और ये सुनकर तो वो कांपने लगा था, और कुछ देर तक तो वैसे ही खड़ा का खड़ा रह गया। और देन कहता है, अरे स्टीवर्ट जो की आत्मा सही में प्रकट हो
हो गई। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी के आने की सूचना के साथ बहुत सारे टेंस्ड फिगर एक छोटे से रास्ते में खड़े हो गए और वो अकेले नहीं थे क्योंकि चारों ओर की पहाड़ियों पर लोगों की कतारें खड़ी हुई थी और रास्ते के सामने एक आदमी खड़ा था जो काले कपड़े पहने हुए था और उसके बाल भी काले थे और आंखें भी काली और सूरज की रोशनी के बावजूद भी उसकी निगाहें सबको ठंड से कपा रही थी। सभी लोग उसको देखकर थर-थर कांप रहे थे। देन वैसे ही एक डिसिबल चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम होते कौन हो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की बैरियर को तोड़ने वाले। लेकिन जो वो काले कपड़ों वाला आदमी होता है वो अपने चारों ओर अजीब सा माहौल लेते हुए आगे बढ़ गया। देन वैसे ही जो वो डिसिबल था वो अपने माथे से अपने लगातार पसीने को बहते हुए महसूस करता है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि ये आदमी इथेरियल स्टेज पर है और केवल एल्डर्स ही इस जैसी पावर का सामना कर सकते थे। देन तभी दोबारा से कोई कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो अजनबी, वहीं पर रुक जाओ। ये कोई आउटर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट कहीं भी आ जा सकता है। ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है जिसमें बहुत सारे वेनरेबल और एल्डर्स हैं और यहाँ पर तुम्हें कुछ भी बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वो काले कपड़ों वाला आदमी होता है वो वैसे ही आगे चलता जाता है, वो किसी की भी परवाह नहीं करता है। और इस समय वहाँ पर जितने भी सारे डिसिपल्स थे वो सभी लोग टेंस्ड हो चुके थे और उन्हें अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ भयानक ही होने वाला है। और देन वैसे ही एक डिसिपल जब सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और सामने देखते हुए कहता है, देखो देखो सेक्ट लीडर और सारे वेनरेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं। और देन वैसे ही उस एरिया में 7, 8, 9 स्टेज के जो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पर आने लगते हैं, जिससे कि उन सभी डिसिपल्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ्टी मिल चुकी थी। देन वैसे ही उनमें से एक डिसिपल हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब जो सेक्ट लीडर और जो वेनरेबल्स और जो एल्डर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी नहीं बरती जाएगी क्योंकि तुम हमारे सेक्ट के अंदर घुस चुके हो और इसकी तुम्हें जरूरी सजा मिलेगी। देन वैसे ही काले कपड़ों वाला आदमी कहता है, जैसा सेक्ट वैसे ही लोग, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन अब तुम लोगों को देखो, तुम लोग तो आराम से नॉर्मली लाइफ को जीने लगे हो दोबारा से और ऐसा लगता है कि तुम लोग सब कुछ भूल चुके हो। और तो ये तो छोड़ो, इसके बजाय तुम लोग मुझ पर चिल्ला भी रहे हो, हा हा हा। और ये कहते कहते जो वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी था वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होते हैं वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, श्रीमान आप कौन है और कौन सा सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आया है। लेकिन जो सेक्ट का लीडर था वो उन डिसिपल्स की तरह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था और वो जानता था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है क्योंकि ये सदियों से इस सेक्ट का लीडर रहा है। और अभी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और ये जो काले कपड़ों वाला आदमी है ये जूफेन है और अब नेक्स्ट एपिसोड में ये इन सब की बैंड बजाने वाला है। और कल भी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि अभी भी हेल्थ वैसे की वैसे ही है और आज भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता, लेकिन कल मैंने कहा था इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सेक्ट लीडर कहता है उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी को ग्रीट करते हुए, सर आखिरकार आप हो कौन और आप कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो और आखिरकार कौन सा सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आया है। और जब वहाँ के सभी डिसिपल्स ये सारी बात सुनते हैं तो वो लोग अपने मन में कहते हैं, आखिरकार सेक्ट लीडर इससे इतने पोलाइटली क्यों बात कर रहे हैं। देन वैसे ही जो ब्लैक कपड़ों में आदमी होता है वो सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर जुआन तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। देन वैसे ही वो आदमी सेक्ट लीडर जुआन के सामने खड़ा हो जाता है और अपने फेमिलियर फेस को रिवील करता है और सेक्ट लीडर से दोबारा से कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए हो। और जब सेक्ट लीडर जुआन उस काले कपड़े वाले आदमी को उसका फेस देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांतों को पीसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, जूफेन तुम हरामी कहीं के अभी भी तुम जिंदा हो। देन वैसे ही जूफेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जरूर ही फॉर्चून मुझ पर स्माइल कर रहा होगा क्योंकि मैं इतने सारे खतरों से बचकर आ गया और तुम्हें भी जरूरी पता होगा कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्यों है ना। वैसे ही जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो भी जूफेन से कहता है, क्या तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो, क्यों है ना। जूफेन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर जुआन होता है सौरव के साथ हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे बदला लेने की बात करते हो, वो तुम ही थे पहले जिसने मेरे बेटे को मारा था। जूफेन कहता है, हाँ मैंने उसे मार डाला और एक आदमी को वही करना चाहिए जो उसे अवश्य करना चाहिए और मैं इसे इनकार नहीं करूंगा और तुम्हारे पास भी मुझ पर अटैक करने
करने के सारे राइट्स हैं। हालांकि और ये कहने के बाद जूफेन की आंखें खून की प्यास से भर जाती हैं और दिन दोबारा से कहता है तुमने बदला लेने के बजाय जीव ये के साथ मिल गए और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल थे वो मेरे रिवर्स्ड मास्टर थे दाव में, और मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए ज्यादा प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मेरे मास्टर की हत्या। वैसे ही सेक्ट लीडर जुआन कहता है तो अब तुम्हें नुकसान का दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। वो बूढ़ा मूर्ख तुम्हारे लिए मायने रखता था और अगर मुझे पता होता तो मैं अपने हेवंस की स्वॉर्ड से उसे और भी ज्यादा कुचल देता। उसके मरने के बाद भी। और एक बेटे की गलती एक पिता की गलती होती है और एक डिसिपल का गिरना उसके मास्टर की शॉर्ट कमिंग होती है। और मेरा भी तुम्हारे ऊपर जितना भी गुस्सा था मुझे उस बूढ़े कमीने के ऊपर निकालना चाहिए था। और जब जूफिन ये सुनता है तो उसके जो आईब्रो होते हैं वो कांपने लगते हैं और देन जूफिन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है जरा दोबारा कहना। सेक्ट लीडर जुआन कहता है अगर मुझे कहना पड़ा तो मैं इसे 100 बार और कहूंगा। मैं उसके शरीर को पीटूंगा, कुचल दूंगा, उसे गंदे तरीके से मार डालूंगा और तुम ठीक समय पर आए और एक बार जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तब मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट में जाऊंगा और उस बूढ़े मूर्ख के सर को ले आऊंगा ताकि तुम दोनों एक साथ मेरे नफरत को शांत कर सको और उसका आनंद उठा सको। ये सुनते ही जो जूफेन था उसका चेहरा उतर गया और एक क्रूवेल स्माइल करने लगा और सेक्ट लीडर जुआन से कहता है मैं किंचन के मास्टर और उनके साथियों को नरमी बरतने जा रहा था और सिर्फ केवल तुमसे निपटने के लिए आया था, लेकिन अब इस दुनिया में मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एक भी नामो निशान नहीं बचेगा। वैसे ही सेक्ट लीडर जुआन कहता है क्या तुम हमें नष्ट करना चाहते हो? और जैसे ही सेक्ट लीडर जुआन ये सुनता है तो वैसे ही वो एकदम पागल हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और जूफेन से कहता है क्या तुम फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो? तुम यहाँ पर अकेले हो, अकेले। और अगर तुम लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर हेल्प को बुला भी लेते हो तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। और तुम अगर वेस्टर्न लैंड में किसी भी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हो तो फिर जो उसके रिजल्ट होंगे वो तुम्हारे लिए और या फिर जो भी आया हो तुम्हारे साथ उसके लिए बहुत ज्यादा ही गंभीर होंगे। जूफेन ये सुनकर मुस्कुराने लगा और देन मुस्कुराते हुए कहता है मेरे जैसे मरे हुए आदमी के लिए वेस्टर्न लैंड के कोई भी नियम मुझे नहीं रोक सकते और आज के बाद जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो कभी भी कल को नहीं देख पाएगा। और ये कहकर वैसे ही जो जूफेन होता है वो डायरेक्टली सेक्ट लीडर जुआन की तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है और वैसे ही जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो भी सबसे कहता है इसे मार डालो। और ये कह करके वो भी जूफेन की तरफ सबसे आगे बढ़ने लगता है। इस समय सेक्ट लीडर जुआन सबसे आगे होता है और सेक्ट लीडर जुआन के पीछे बाकी सारे आदमी होते हैं और इस समय बहुत सारे लोग जूफेन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जूफेन अपने डार्कनेस से सबको अपने चपेट में लिए ले रहा था, अपनी डार्कनेस को सब जगह फैला रहा था हर एक कॉर्नर की तरफ। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें डबल ड्रैगन मैनर के हेवन रीचिंग पवेलियन को दिखाया जाता है और वहाँ पर जो एक्सेल डबल ड्रैगन थे वो लोग अपनी सीट पर बैठे हुए थे और इस समय वो लोग बहुत ज्यादा ही गंभीर लग रहे थे। और अब हमें एक्सेल्ड हायरन को दिखाया जाता है जो कि कहता है तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सारी स्कीम डीमन स्कीमिंग सेक्ट की है? और एक्सेल्ड के सामने जो आदमी खड़ा होता है वो भी उनको ग्रिड करते हुए कहता है एक्सेल्ड बिना किसी डाउट के हम लोग बता सकते हैं ये प्लान उनका ही होगा। और सबसे पहले डीमन स्कीमिंग सेक्ट ये चाहता था कि हम लोग डियानियों के ऊपर हमला करें और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दें और उनके गद्दारों को खत्म करने में उनकी मदद करें। और ये शायद उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो लोग ऐसा हमसे करवा करके हम पर पीछे से हमला करना चाहते होंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे सेक्ट का जो बैरियर था वो इतनी आसानी से कैसे टूट जाता। और शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे सेक्ट लीडर की जो प्रोटेक्शन थी वो कम हो गई थी क्योंकि हम लोग जीवोये के साथ सहमत भी थे जिससे उससे हम पर हमला करने का मौका मिल गया। मैं एक्सेल्ड से प्रार्थना करता हूँ कि इसे अच्छे से ठीक करें और हमारे राइटियस बेस टेमिंग सेक्ट के लिए भी सब कुछ ठीक करें। और जब एक्सेल्ड हायरन ये सुनते हैं तो वैसे ही वो अपने टेबल पे जोरों से हाथ मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं वो हरामी जीवोये मैंने उसे वार्न किया था कि अब कुछ भी ट्रबल पैदा ना करे। और क्या वो हरामी ये सोचता है कि मैं अंधा हूँ और मैं उसके एक भी मेथड नहीं देख सकता? मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था लेकिन तब भी वो अपने ही सेक्ट को कमजोर करने में बाहरी सेक्ट को ले आया था। देन वैसे जो बेस टेमिंग सेक्ट के लोग होते हैं वो भी कहते हैं हाँ सही में जो ये जीवोये बहुत ज्यादा ही हरामी है। देन दोबारा से जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा सेक्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। जब सारे सेक्ट आपस में शांत हो गए थे तो तुम लोग वहाँ पर हमला करने के लिए क्यों ही गए थे? और जब वो एल्डर्स एक्सेल्ड की बात सुनते हैं तो वो लोग अपने सर को झुका लेते हैं। और दिन दोबारा से एक्सेल्ड हायरन चिल्लाते हुए कहते हैं अब क्या जो तुम्हारा पूरा का पूरा सेक्ट है वो अब जा चुका है और अब तुम लोग क्या करोगे? लेकिन वैसे
ही जो एग्जैल्ड बाय मी होते हैं वो एग्जैल्ड हायरन से कहते हैं, एग्जैल्ड हायरन तुम शांत हो जाओ, अभी के लिए इस मैटर को यहीं पे छोड़ दो। और अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने किया है कि नहीं किया, ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की अभी पावर है वो बहुत ज्यादा ही कम है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने ये कुछ भी किया होगा। और अगर वो करने की सोचता भी तो उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं होती जो वो इतना सब कुछ करने की सोच सकता। और वैसे भी हर कोई ये बात जानता है कि वेस्टर्न लैंड में कोई भी किसी सेक्ट को पूरी तरीके से एनहाइलेट नहीं कर सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता पूरी तरीके से। और अगर कोई भी सेक्ट ऐसा करना चाहता भी तो फिर दूसरे सेक्ट के लोग इसका विरोध करते। और क्या आप अभी भी ये सोचते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ अभी भी किया होगा, और क्या वो सही में ऐसा करने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर इसके पीछे डीमन स्कीमिंग सेक्ट नहीं है तो आखिरकार इसमें है कौन जिसने एक ही रात में पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया और वहाँ पर एक भी जिंदगी नहीं बची? वो है तो है कौन? और जब ये लोग ऐसी बात कर ही रहे होते वैसे ही कोई और आता है आदमी और कहता है रिपोर्ट। और ये एक डबल ड्रैगन मैनर का एक एल्डर होता है जो कि अपने हाथों में एक जेट स्लिप को लेकर आया था। और इस समय जो उसके हाथ पैर थे वो सब कांप रहे थे और उसका जो फेस था वो पीला पड़ चुका था। और देन वैसे ही एग्जैल्ड से कहता है, एग्जैल्ड एक ही दिन में जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और जब वो लोग ये बात सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या? और इस समय जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के जो एल्डर थे वो भी खड़े के खड़े रह गए। ये सुनने के बाद जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के जो एल्डर्स होते हैं वो भी अपने मन में कहते हैं, अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो आखिरकार ये किसने ही किया होगा? और क्या हम लोग गलत आदमी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे? और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब बहुत दूर से एक क्रिस्प साउंड आता है और देन वैसे ही बैम एक एक्सप्लोजन होता है। और ये था येलिंग जो कि इस समय पूरी तरीके से गोल्डन फ्लेम से ढका हुआ था। और देन वैसे ही धीरे धीरे वो अपनी गोल्डन फ्लेम्स को वापस ले लेता है। और देन वैसे ही जो येलिंग होता है एग्जैल्ड से कहता है, आखिरकार क्या हो गया जो एग्जैल्ड्स ने इतनी तुरंत सभी को मीटिंग करने के लिए बुला लिया? और क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दुश्मन ने हमला किया हो? सॉरी, अभी येलिंग पहुंचा नहीं था, वो उड़ते हुए ये सब कुछ सोच रहा था और डबल ड्रैगन मैनर की तरफ जा रहा था। और देन वैसे ही हंसते हुए कहता है, इसमें बहुत ज्यादा ही फन होना चाहिए। और देन हमें 3 ऑन लाइट्स को दिखाया जाता है जो कि रिवील करती हैं 3 और फिगर्स को। और ये थी सुइरुआ, चुकिंचन और डैनर। और अब ये लोग भी इथीरियल स्टेज में पहुंच चुकी थी और अकेले इस समय जो चुकिंचन की बॉडी थी वो इम्पिटी स्पिरिट के साथ बहुत ज्यादा ही अमेजिंग थी। और ये तीनों ही एक साथ फाइट करके किसी भी इथीरियल स्टेज के 6th लेयर वाले बंदे को आसानी से हरा सकते थे। और इस समय जो सुइरुआ थी वो बहुत ज्यादा ही ब्राइट स्माइल को रिवील कर रही थी इस समय। देन वैसे ही चुकिंचन जब सुइरुआ को हंसते हुए देखती है तो वो कहती है, ये भी अभी इतना इनफ नहीं है और हम लोग अकेले ही और उन 3 गार्डियन सेक्ट को इतनी सी पावर के साथ नहीं हरा सकते। और इस समय जो ये तीनों बहन थी ये लोग प्लान बना रही थी कि हम लोग कैसे डीमन स्कीमिंग सेक्ट और जो और भी दोनों सेक्ट है उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही और बातें करते हैं कि अभी हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि हम लोग इन तीनों सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकें, जब मैं इतनी पावरफुल हो जाऊंगी तो उन्हें पे जरूरी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सुइरुआ डैनर चुकिंचन को समझाती हैं लोग ऐसा नहीं कर सकते और जो डबल ड्रैगन मैनर है वो भी इसके खिलाफ रहेगा और जो वेस्टर्न लैंड होगा वो भी इसके खिलाफ रहेगा और डबल ड्रैगन मैनर हमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करने देगा। लेकिन चुकिंचन कहती है, मैं इसका बदला जरूरी लूंगी अपने हस्बैंड का, और भले ही ये पूरा वेस्टर्न लैंड भले ही मेरा दुश्मन क्यों ना बन जाए लेकिन मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। और जब ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं वैसे ही डबल ड्रैगन मैनर की जो बेल होती है वो बजती है। और जो ये हेवन रीचिंग पवेलियन की बेल होती है ये बहुत ज्यादा ही खराब सिचुएशन में बजती है, मतलब कि जब वेस्टर्न लैंड में बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स हो चुकी हो तब। और देन वैसे ये सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और जो यन्मू लोग होते हैं वो भी सुनते हैं तो वो लोग भी जाने लगते हैं हेवन रीचिंग पवेलियन की तरफ। और इस समय क्या हुआ था ये लोग जब वहाँ पर पहुंचेंगे तभी इन सबको पता चलेगा।
तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग हेवन रीचिंग पवेलियन मैनर पे पहुंच चुके थे और जो एग्जाइल्स लोग थे वो लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे और उनके सामने सभी लोग खड़े हुए थे और बैठे हुए थे अपने अपने चेयर्स पे। और तभी वहां पर कोई कहता है लॉर्ड आखिरकार क्या हो गया है जो आपने अर्जेंट मीटिंग को बुलाया है। देन वैसे ही जो एग्जाइल्ड रैन होते हैं, हाई रैन होते हैं, वो जेड स्लिप को दिखाते हुए कहते हैं जो न्यूज है यहाँ पर 6 महीनों के बाद आई है और जो लोअर 3 सेक्ट हैं, बीस्ट टाइमिंग सेक्ट, डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट, ये तीनों ही सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और इनमें एक भी सर्वाइवर नहीं बचा है। और इन तीनों सेक्ट के लोग बस रातों ही रात एक रात में सभी के सभी मारे गए और अब उनके सेक्ट का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा है। और जब वहाँ पर सभी लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या, और वैसे वहाँ पर सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं। और जो चूक इंचन का ग्रुप था वो लोग भी एक कदम पीछे हो जाते हैं। और ये सुन के तो सबसे पहले उन्हें भी झटका लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग भी स्माइल करने लगते हैं। और इस समय चूक इंचन लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। और इस समय जो येलिंग था वो तो इस समय बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो चुका था। और ये सुनने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहता है ओ अब तुम लोग मुझे ये मत बताना कि ये सब कुछ एल्डर ब्रदर ने किया है। शायद इस समय वो जू फैन की बात कर रहा है क्योंकि जू फैन को जेलिंग ने मतलब भाई बना लिया था अपना। देन दोबारा से येलिंग कहता है मास्टर ने सिर्फ उसे एरो को सेट करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने सबसे पहले अपना बदला लिया और ऐसा नहीं है कि इससे मेरा कोई लेना देना है। और हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या जू फैन इन तीनों सेक्ट को मार सकता है, और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा भाई और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इससे पहले कि वो मुझे पीछे छोड़ दे मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और इस समय जो येलिंग का माइंड था वो भी सेट हो चुका था। तभी हमें वो किंग क्यू को दिखाया जाता जो कि खड़े होते हुए कहता है एग्जाइल्स क्या ये किसी अंदर वाले ने किया है या फिर किसी बाहर वाले ने किया है। देन वैसे ही जो एग्जाइल्ड बाय मी होते हैं वो कहते हैं वैसे अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी वेस्टर्न लैंड का ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग हैं और एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन उन्हें जरूरी एक्सपोज कर देगी। लेकिन वो कुछ लोग हैं भी, लेकिन वो भी इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। और ये सब सोचने के बाद जरूर ही इसमें दूसरे लोग ही दूसरे लैंड के लोग ही हो सकते हैं। देन वैसे ही जो वो किंग क्यू होता है वो भी अपना सर हिलाता है और सोचते हुए कहता है हाँ सोचने से ऐसा ही लगता है कि दूसरे देशों ने ये किया होगा, लेकिन वैसे ही वहाँ पर क्यों कहता है मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये एक घोस्ट ने किया है और ये कहा था येलिंग ने। और वैसे ही सभी लोग येलिंग की तरफ देखने लगते हैं। देन वैसे ही सभी लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं और वैसे ही जो वो किंग क्यू होता है वो येलिंग से पूछता है जूनियर ब्रदर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वैसे ही जो येलिंग होता है दोबारा से कहता है नहीं बस मैंने ऐसे ही कह दिया, मुझे जो ये सेक्ट्स है वो थोड़े से ऑड लग रहे थे। और जरा तुम लोग ही सोचो 1 साल पहले जो मर्डर हुआ था बीस्ट टाइमिंग सेक्ट को छोड़कर जो और दोनों लोअर 3 सेक्ट थे वो दोनों ही सेक्ट उस मर्डर में इन्वॉल्व थे जो 1 साल पहले हुआ था। देन वैसे ही जो दोनों एक्स होते हैं वो दोनों साथ ही में कहते हैं क्या ये जू फैन है। और इस समय ये लिंक की बातें सुनकर जो चू किंचैन थी वो बस ध्यान से ये लिंक को ही देख रही थी और उसकी सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। और देन ये लिंक से कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो। और डबल ड्रैगन मैनर के टूर्नामेंट में जू फैन और इनके बीच ये लिंक के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो चू किंचैन थी वो इसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। और ये आदमी ये लिंक मतलब कि ऐसा लड़का था जो कभी भी कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। और जो ये लिंक था उसने भी जूफेन से वादा किया था कि वो जूफेन के बारे में कभी भी किसी से नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि जो ये लड़की थी ये इसके बड़े भाई की पत्नी थी और कम से कम ये अपने भाभी को कुछ शांति देने वाले शब्दों को तो बता ही सकता था। और देन वैसे ही जो ये लिंक होता है वो चुकिंजन की तरफ देखते हुए बताता है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद किसी ने जूफेन का बदला लिया हो और या फिर ऐसा हो सकता है कि जूफेन के घोस्ट ने ऐसा किया हो। और आखिरकार कैसे ही एक सेक्ट में मतलब उन तीनों सेक्ट में एक भी सोल क्यों सर्वाइव नहीं कर पाई। और ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है। और तो और जो वो सारे सेक्ट्स थे वो सारे इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से भरे हुए थे तब भी। देन वैसे जो एक्साइल्स होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा। और जो वो क्रूवेल इवेंट हुआ था वो इन्वॉल्व था उसमें इन्वॉल्व थे 3 सेक्ट्स, डीमन स्कीमिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और हाँ यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट भी। और ये सारी बातें एक्साइल्स लोग सोच रहे होते हैं। ये सब सोचने के बाद कहते हैं इस समय जो एक्साइल्स लोग थे वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो चुके थे और एक पैनिक में कहते हैं तो क्या इसका मतलब अब नेक्स्ट टारगेट। जब एक्साइल्ड हायरन ये पैनिक में कह ही रहते वैसे जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो उन्हें शांत करवाते हैं और एक्साइल्ड हायरन से कहते हैं इतना ज्यादा पैनिक मत हो और थोड़ा शांत हो जाओ। और जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट है वो उन लोअर 3 सेक्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे सोल हार्मनी
एक्सपर्ट से भरा हुआ है और उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और जो ये इवेंट हुआ है हमें इसे ध्यान से इस पर विचार करना चाहिए और इससे वेस्टर्न लैंड की व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देन वैसे जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो कहते हैं मैं इन तीनों सेक्ट की जांच करवाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहा हूँ और उस टीम को लीड करेंगे एल्डर्स और ट्रायल के दौर पर डिसिपल्स को भी साथ में लेकर जाइए। देन सबसे पहले जो चुकिंचन होती है वो कहती है आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं जाऊंगी और इस समय जो उसकी आंखें थी वो होप से चमक रही थी। और जब ये सब कुछ हो जाता है देन वैसे ही जो येलिंग होता है वो अपने मन में कहता है एल्डर ब्रदर मैंने कुछ भी नहीं कहा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक बहुत ज्यादा ही सुंदर जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आसपास लेक पहाड़ फूल पौधे बहुत अच्छी ही सीनरी बनी होती है और वहीं पर जो जूफेन था वो भी आ चुका था और इस समय वो अपना आईसी ऑरा को अनलीश कर रहा था। और इस समय जूफेन आया था हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के डिफेंसिव एरिया के पास और वहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है तो ये हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की डिफेंसिव एरिया है और शायद मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आया लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। और देन वैसे ही जूफेन की लेफ्ट आई से एक ब्लैक फ्लेम आती है और वैसे ही कुछ क्रैक होने की आवाज आती है और देन वैसे ही जो वो आग थी वो हवा में फैल गई और देन वैसे ही स्पेस में 3 मीटर का होल हो गया जिससे एक बिल्कुल ही अलग सीन सामने आया। और देन जो जूफेन था वो एक मॉकिंग सी स्माइल के साथ उस सेक्ट के अंदर जाने लगा और जैसे ही वो अंदर घुसा था वैसे ही जस्ट उसके अगले पल ही सेक्ट के अंदर शोर शराबा मचने लगा और सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे दुश्मन का अटैक हुआ है। और ऐसे वहाँ चारों तरफ ऐसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वैसे ही सभी लोगों ने उस काले कपड़े वाले आदमी को चारों तरफ से घेर लिया था और ऐसे सभी लोग चिल्ला रहे थे। वहाँ पर ज्यादातर सभी डिसिपल्स ही थे जो कि मोस्टली डिसिपल्स तो रेडियन स्टेज पर थे और कुछ रेडियन स्टेज के पीक पर थे और कुछ डिसिपल इथेरियल स्टेज पे थे। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो उन सबसे कहता है ये सेक्ट एक मिडिल 3 सेक्ट है तब भी यहाँ पर सिर्फ रेडियन स्टेज कुछ कल्टिवेटर दिख रहे हैं और कुछ प्रोफाउंड हेवन। आखिरकार तुम्हारे एल्डर्स कहाँ गए, क्या वो सभी मर गए? देन वैसे उनमें से कोई डिसिपल कहता है आखिरकार तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत हो कैसे हुई और क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? और आखिरकार तुम जैसे लोग के लिए जो कि इथेरियल स्टेज के फर्स्ट लेयर पर है तुम्हारे जैसे लड़के के लिए एल्डर्स को बुलाने की क्या ही जरूरत है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ अकेला। देन वैसे दूसरा डिसिपल कहता है यंग मास्टर सही कह रहे हैं, जो हमारे यंग मास्टर थे उन्होंने डबल ड्रैगन मैनर में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और हमारे यंग मास्टर के होते हुए एल्डर्स को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस समय जो जूफेन था वो काले कपड़ों में था और उसका इस समय फेस अच्छे से नहीं दिख रहा था। देन वैसे जो काले कपड़ों में जो आदमी होता है वो एक ऑड सी हंसी हंसने लगता है। देन वैसे जो यंग मास्टर होता है वो उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी से कहता है आखिरकार तुम हंस किस ले रहे हो? देन वैसे जो ब्लैक कपड़े वाला आदमी होता है वो कहता है क्या तुम ब्रेव थे डबल ड्रैगन मैनर में और क्या तुम्हें खुद को दिखाने का मौका भी मिला था वहाँ पे? और रैंकोंग तुम अपने गरीब छोटे भाइयों से झूठ बोल रहे हो और इन लोगों ने डबल ड्रैगन गैदरिंग बिल्कुल ही नहीं देखा है इसीलिए तुम अपनी बातें चढ़ा बढ़ा कर इनको बता रहे हो जिससे कि तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और तुम इनकी तारीफ का मजा ले रहे हो। देन वैसे जो रैंकोंग होता है जो कि डिसिपल होता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लीडर का वो वैसे ये सुनकर कांप उठा। देन वैसे जो रैंकोंग होता है वो उस काले कपड़े वाले आदमी से कहता है आखिरकार तुम हो कौन? देन वैसे ही जो काले कपड़े वाला आदमी होता है वो कहता है क्या मैं हूँ और ये कह करके हंसने लगता है। और देन हंसते हुए जो काले कपड़े वाला आदमी होता है वो अपने चेहरे से इस काले कपड़े को हटाता है और रैंकोंग के सामने अभी वो फेस आता है जिसे रैंकोंग दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करता है। देन वैसे ही वो आदमी कहता है यंग मास्टर रैन आखिरकार तुम्हारी वो गुलाब की कली कैसी है, क्या वो अभी भी दर्द करती है? और जब रैंकोंग उसका फेस देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है जूफेन क्या तुम अभी तक नहीं मरे? देन वैसे जो जूफेन होता है वो मॉक करते हुए रैंकोंग से कहता है क्या मैं मर गया? आखिरकार किसे ही पता है, शायद मैं पहले ही मर चुका हूँ लेकिन तुम कमीनों को इतना लापरवाह देखकर ये मुझे बुरा लगता है और अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तो मैं बहुत बेहतर हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ हेल में आना चाहोगे? देन वैसे जो रैंकोंग होता चिल्लाते हुए कहता है तुम अपने नाटक को करना बंद करो। जूफेन कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं खेल रहा हूँ? हाँ शायद मैं अभी एक घोस्ट हूँ और शायद ये घोस्ट ऐसा घोस्ट जो कि तुम्हें अपने साथ हेल तक लेके जाने वाला है। और देन ये कहने के बाद जो जूफेन की आंखें होती हैं वो वैसे ही भर जाती है खून की प्यास के साथ में। और देन वैसे ही जो रैंकोंग था वो वैसे ही पूरी तरीके से कांपने लगता है और रैंकोंग को अच्छी तरीके से पता था कि जो जूफेन है वो कर क्या सकता है, लेकिन अपने बहुत सारे जूनियर ब्रदर्स के आसपास होते हुए वो अपने रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पाया। और देन वैसे वो अपने सभी डिसिपल से कहता है तुम सबको पता है कि ये लड़का कितना कुकी बन रहा है। और देन वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो लोग कहते हैं आपको हाथ गंदा करने
करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम ही लोग इसे संभाल लेंगे। लेकिन वैसे ही जो रेनकॉन्ग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ कोई भी मूव नहीं करेगा। सॉरी, जो वो डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं जाओ जाके इस पर अटैक करो रेनकॉन्ग से। और ये सिर्फ अभी फ्रेश इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है और तुम पहले से ही बहुत पहले से ही इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन चुके थे, तो तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। और देन रेनकॉन्ग अपने मन में कहता है तुम लोग क्या सोचते हो, मतलब अपने मन में कहता है तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं इसे आसानी से इतना हरा सकता हूँ, और क्या ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है, और क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं इस फ्रीक से फाइट करूँ। और इस समय एल्डर्स का वेट करना यही सबसे अच्छा विकल्प है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियोस पिछले 4 दिनों से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा वीडियोस बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही सही बोलूंगा, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। इसका मेनली रीजन ये हो सकता है कि शायद व्यूज नहीं आ रहे हैं। मतलब 250 प्लस वीडियोस होने वाली हैं और अभी भी जो ऑडियंस है वो उतनी ही है, 2000 से 2500, जो सिर्फ बुक ऑफ एस्पर को देखती है। और यार इससे ज्यादा तो ऑडियंस आई एम हेवनली डीमन की हो चुकी है, 4500 से भी ज्यादा। तो यार तुम लोग थोड़ा सा व्यूज वगैरह और दिलवाओ जिससे कि वीडियोस वगैरह फ्रीक्वेंटली आ सके। चलो काफी ज्यादा बकवास कर लिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो रेनकॉन्ग होता है वो सबकी बात सुनने के बाद कहता है अपने मन में, मतलब वहां पर सभी लोग कह रहे थे कि इससे जाओ जाकर तुम फाइट करो, आप तो डबल ड्रैगन गैदरिंग के सितारे हो, तो आप तो इसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद जो रेनकॉन्ग होता है वो अपने मन में कहता है इन्हें क्या ही पता कि ये आदमी कितना ज्यादा बड़ा फ्रीक है और मैं इसके बस कुछ ही ब्लो में मर जाऊंगा। और इसीलिए वो जूफेन से फाइट करने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन जो जूफेन होता है वो जब रेनकॉन्ग को खड़ा हुआ देखता है तो वो रेनकॉन्ग से कहता है रेनकॉन्ग अगर तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा और वहां पर आके ही तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। और ये सब सुनने के बाद जो वहाँ की ऑडियंस होती है, कितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं हाँ आप इससे फाइट कर सकते हो, आप इसको आसानी से हरा सकते हो, ये जस्ट एक फ्रेश इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है तो इसीलिए तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। लेकिन उन सब की बातें सुनकर जो रेनकॉन्ग होता है वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है ये लोग तो मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको नहीं पता कि जो जूफेन है वो कितना ज्यादा बड़ा फ्रीक है, वो मुझे कुछ ही अटैक्स में मार सकता है। तो इसीलिए वो जो रेनकॉन्ग था वो इस समय यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और जूफेन के अटैक को ब्लॉक भी नहीं करना चाहता था। लेकिन जो जूफेन था वो कहाँ ही रुकने वाला था। वैसे जो जूफेन होता है वो अपने क्लिंग के आर्म को ट्रांसफॉर्म करता है और रेनकॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जब जूफेन रेनकॉन्ग के ऊपर अटैक करने वाला ही था तो वैसे ही रेनकॉन्ग के सामने एक शील्ड आ जाती है और वैसे ही कोई कहता है तुम मेरे बेटे को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते। देन वैसे ही वो आदमी जूफेन के एक पंच मार देता है जिससे कि बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलता है। देन वैसे ही जो जूफेन था वो भी अपने क्लिंग के आर्म से उसको पंच मारता है। देन वैसे ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस समय जो जूफेन था वो अपनी जगह पर वापस आ चुका था जहाँ पर वो पहले खड़ा था और जो वो आदमी था जिसने शील्ड को बनाया था वो आदमी 10 मीटर तक घिसलता घिसलता पीछे चला गया और उस आदमी के जो मुट्ठियां थी वो अभी भी हिल रही थी, उस क्लैश की वजह से कांप रही थी। और देन वैसे ही जो उनके साथ एल्डर्स आए थे वो भी चिल्लाते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर। इस समय वो लोग भी रिजल्ट की वजह से हैरान हो चुके थे, शॉक्ड हो चुके थे। और इस समय जो सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन था वो इस समय जूफेन की तरफ बहुत ज्यादा ही सीरियस लुक से देख रहा था और सीरियस लुक के साथ देखते हुए जूफेन से कहता है आप कौन हो सर जो हेवन टेलिंग सेक्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। देन वैसे ही जो रेनकॉन्ग होता है जो कि उसका बेटा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है फादर ये जूफेन है, ये अपने रिवेंज के लिए यहाँ पर आया है। और जब सेक्ट लीडर ये सुनता है तो वो हैरानी से देखते हुए जूफेन से कहता है क्या तुम मर नहीं गए थे। जूफेन हंसते हुए कहता है इस समय ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर सभी लोग आज मारे जाने वाले हैं। और देन वैसे ही जूफेन एक एविल स्माइल हंसने लगता है। देन ये सब कुछ सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन होता है वो भी बहुत जोरों से हंसते हुए कहता है क्या एक घोस्ट रिवेंज के लिए आया है, तो अगर तुम यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हो तो फिर जरूर ही तुमने भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को तुमने ही तबाह किया होगा, लेकिन तुम हेवन टेलिंग सेक्ट को उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब मुझे तुम्हें नर्क में भेज ही देना चाहिए और इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम अगली बार कभी भी वापस दोबारा से न आ सको यहाँ पर। वैसे ही जूफेन सेक्ट लीडर का मजाक उड़ाते हुए कहता
कहता है तो क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। और जब जूफेन ने ये कहा था वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है बहुत ज्यादा स्पीड में। और इस समय अपनी जितनी भी पावर थी वो अपने फिस्ट में ले आया था और इस समय उसकी आंखों में जूफेन को मारने के लिए खून की प्यास भी आ चुकी थी और अब बस वो जूफेन के मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। और जो जूफेन होता है वो भी अपने किलिंग के आर्म को उठाता है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और इस क्लैश का जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट से जो जूफेन था वो हजारों मीटर दूर उड़ चुका था और इस समय जो उसका प्राइसियस आर्म था इस अटैक को झेलने में असमर्थ था। भौएं सुकोड़ते हुए जूफेन की जो रेड किलिंग आर्म था वो हिल गया, जिसे देखकर जो सेक्ट लीडर था वो हंसते हंसते कहता है, जब सब लोग मुझसे कहते थे कि तुम कितने राक्षस हो तो तब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे यकीन है। और जो मेरी सोल है वो एक स्टील की ठंडी तलवार की तरह है जो किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत है और कोई भी चीज इसके सामने नहीं टिक सकती। लेकिन आज किसने सोचा था कि एक फ्रेश इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट इसका सामना करने की कोशिश करेगा। ये सुनने के बाद जूफेन कहता है, क्या ये मेरी तारीफ है या फिर तुम मेरा ये मजाक उड़ा रहे हो। इस समय जो जूफेन था वो अभी भी पीछे जा रहा था और इस समय जो जूफेन का राइट हैंड था वो कांप रहा था और इस समय जो जूफेन था वो अपने कोल्ड आइज से सेक्ट लीडर को ही देख रहा था। ये सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी जो आंखें होती है वो लाल हो जाती हैं और देन वैसे जूफेन से कहता है, ये तुम्हारी तारीफ है और क्या ही हो सकता है। तुम पहले इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो जो कि सोल हार्मनी स्टेज के कल्टिवेटर के मुक्के का सामना कर रहे हो, हालांकि लेकिन इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। देन वैसे जो रेनकोंग होता है दोबारा से जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और देन वैसे जो रेनकोंग का फिस्ट होता है वो एक हैमर की तरह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वैसे वो जूफेन के साइड में अपीयर होता है और इस समय जो जूफेन था उसे बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल प्रेशर महसूस हो रहा था जब वो सांस लेता था। देन वैसे ही जूफेन जो होता है उसके शरीर से एक ड्रैगन की स्कारलेट ड्रैगन की रॉर आती है। देन वैसे ही उसके पीछे से एक स्कारलेट ड्रैगन की टेल निकल आती है, उसके पंच से क्लैश करती है। ये देखने के बाद जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है, क्या यही तुम्हारी सोल है ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। और ये देखकर जो सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन था बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है। देन वैसे ही कहता है, ये एक सेम है और भले ही तुम्हारी ड्रैगन सोल कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ही ना हो, लेकिन ये सोल हार्मनी एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और देन वैसे ही बूम की आवाज आती है और इस समय जो टेल और जो माइटी फिश था वो एक दूसरे से टकरा चुके थे। और देन वैसे ही एक ड्रैगन के चीखने की आवाज आती है और जैसे ही जूफेन की पूंछ पे मुक्का लगा था वैसे ही जूफेन की जो टेल होती है वो पीछे चली जाती है, मतलब पीछे की तरफ उछल जाती है और जो वो फिस्ट होता है वो डायरेक्ट जाकर जूफेन के फेस पे लगता है। और इस बार दोबारा से जूफेन एक बार फिर से मीलों दूर जाके गिरता है और जैसे जैसे वो पीछे जा रहा था उसके रास्ते में जो भी इमारत या पेड़ पौधे आ रहे थे सब उखड़ते जा रहे थे और सभी लोग सेक्ट लीडर की तारीफ करने लगते हैं कि सेक्ट लीडर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और सेक्ट लीडर ने तो सिर्फ उस लड़के को एक ही पंच में मार डाला। देन वैसे ही जो रेनकोंग होता है वो भी कहता है, जो मेरे फादर है बहुत ज्यादा ही सुप्रीम है, मेरे फादर सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। ऐसे वो अपने फादर की तारीफ कर रहा था, बहुत ज्यादा ही खुश था। देन वैसे ही एक और एल्डर उनके सामने आता है और उनको ग्रीट करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सेक्ट लीडर, आपकी पावर एक बार फिर से एडवांस हो चुकी है। देन ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जो मेरी पावर है वो शायद एडवांस हो चुकी है। और देन वैसे ही सेक्ट लीडर सामने की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है जूफेन की तरफ, जाओ वहाँ पर किसी को भेजो चेक करने के लिए और पता करके आओ कि वो भी जिंदा है कि मर गया। देन वैसे एक एल्डर कहता है, आखिरकार वो बच्चा कैसे जिंदा रह सकता है, आपका ऑलमाइटी पंच उस बच्चे के पड़ा है तो वो जरूर ही मर गया होगा। सेक्ट लीडर कहता है, वो बच्चा बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज है, जाओ जाके देख के आओ और अगर वो जिंदा बच्चा हो तो उसको एक और लाइट स्ट्राइक करना और उसे मार डालना। देन वैसे जो वो एल्डर होता है वो भी कहता है, ठीक है सेक्ट लीडर फ्यूचर के लिए चिंता कर रहे हैं तो मुझे जरूर जाके देखना चाहिए और मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगा। और देन वैसे ही जो एल्डर होता है वो दो डिसिपल्स की तरफ देखता है और उनसे कहता है, जाओ उस लड़के की बॉडी चेक करके आओ। और देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर का बेटा होता है वो भी अपने फादर से कहता है, फादर क्या मैं भी उसे देखने के लिए जा सकता हूँ, और अगर बाई चांस वो जिंदा रहा तो मैं उसी समय उसे मार डालूंगा और आखिरकार मैं अपने जूनियर ब्रदर्स को ट्रबल में कैसे डाल सकता हूँ, तो इसीलिए क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ। देन रेनकोंग और उसके साथ दो डिसिपल जूफेन को देखने जाते हैं तो वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग पाते हैं कि जो जूफेन है वो वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी इस समय बहुत ज्यादा ही इंजर्ड लग रही थी। और जब उसके पास पहुँचता है तो वो कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी को ऐसे ही देखना चाहता था, अब मैं तुम्हारे सर को एकदम फोड़ डालूंगा और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कह करके उसकी
बॉडी को टच करने वाला था, लेकिन वैसे ही जूफेन उसके हेड को पकड़ लेता है और देन वैसे ही पूरे सेक्ट में बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सेक्ट लीडर का सीन दिखाया जाता है। देन वैसे जो सेक्ट लीडर लोग होते हैं वो अपने सामने एक फिगर को आते हुए देखते हैं और उस फिगर के हाथों में रेन कॉन्ग था और वो जूफेन था। जूफेन ने इस समय रेन कॉन्ग के गले को कस करके पकड़ा हुआ था और सेक्ट लीडर के सामने आ जाता है। और जब सेक्ट लीडर ये देखता है तो वो जूफेन से कहता है, जूफेन मेरे बेटे को छोड़ दो। देन वैसे जो जूफेन होता है वैसे ही जूफेन अपनी बॉडी को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करता है डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में। देन अपने सोल को हार्मोनाइज कर लेता है और इस समय जूफेन ने अपनी बॉडी को इथेरियल स्टेज में रह करके ही हार्मोनाइज कर लिया था। और जो सोल हार्मोनाइज होता है वो सोल हार्मोनी स्टेज में होता है, लेकिन जूफेन ने अभी मतलब इथेरियल स्टेज में रह करके अपनी सोल को हार्मोनाइज कर लिया है। और ये सब कुछ देखकर जो सेक्ट लीडर था वो भी हैरान हो चुका था। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो बस कुछ ही मिनटों में रेन कॉन्ग को मार देता है, जिसे देखकर जो सेक्ट लीडर होता है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर तुम सबको इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो फिर तुम लोग पढ़ सकते हो वुजिया डीमन एम्परर की वेबसाइट में जाकर के। और इस चैप्टर का जो नंबर है वो 837 है, तो तुम लोग जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हो। और हाँ, मैंने सोचा है कि कल से मैं एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जो कि जस्ट इसी हफ्ते रिलीज हुई है और उसके 250 से भी ज्यादा चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। और जो उसकी रेटिंग है वो 4.4 है और जो ये रेटिंग है ये मानवा प्लस की है और अभी तक इस मानवा को 2.2 मिलियन लोग विजिट कर चुके हैं। तो इसलिए कल से ये न्यू सीरीज आएगी और बुक ऑफ एस्पर को आगे देखेंगे। अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो फिर इसको पूरा खत्म कर देंगे। मैंने इसको कहा था कि पूरा मैं खत्म करूंगा, लेकिन यार तुम लोग अच्छा इस पर रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे हो, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सेक्ट लीडर होता है बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जूफेन। और इस समय वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स खड़े थे वो सभी लोग सेक्ट लीडर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी सेक्ट लीडर को इतना ज्यादा गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। और जो जूफेन था उससे इस सब की कोई भी परवाह नहीं थी, उल्टा वो तो उन्हें एक टॉन्टिंग वाली स्माइल को शो कर रहा था। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो जूफेन था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो बस सेक्ट लीडर के पंच को आते हुए देख रहा था। और जूफेन ने डिसाइड किया था कि जूफेन उस अटैक को अपने किलिंग के आर्म से ब्लॉक करेगा। देन वैसे ही एक बैम की आवाज आती है, जूफेन एक बार फिर से 100 मीटर दूर जाके गिरता है, जाने लगता है। और जब वो पीछे जा ही रहा था वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है, जूफेन की बॉडी गोल्डन कलर के ऑरा से फुल हो जाती है और जूफेन की बॉडी में गोल्डन कलर के जो स्केल्स होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। और अब जूफेन बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा था और ये देखकर जो रेन जियाओ योन था वो तो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था और कहता है कि आखिरकार कैसे एक फ्रेश इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर मेरे इस पंच को ब्लॉक कर सकता है। और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स डिसिपल्स खड़े थे वो भी सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। देन वैसे ही जूफेन हंसते हुए कहता है केवल सोल हार्मनी स्टेज बॉडी को बेहतर बनाने के लिए सोल की पावर को उधार लेता है और एक स्वर्ड सोल एक शरीर को पहले से कई ज्यादा बेहतर बना देती है, जबकि एक जानवर की आत्मा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वाले एनिमल में बदल देती है। हालांकि किसी शरीर में पहले से ही कोई ऐसी शक्ति है तो फिर वो आदमी भी समझो सोल हार्मनी स्टेज के बराबर ही होता है और उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही सोल हार्मनी स्टेज की पावर होती है। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है ऐसा करने का कोई भी रास्ता नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज, एक स्ट्रॉन्ग सोल उसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। देन वैसे ही जूफेन भी कहता है बहुत अच्छे सेक्ट लीडर, तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। और देन ये लोग ऐसे ही और बातें करते हैं और अब जो जूफेन होता है वो अपने रेड किलिंग के आर्म से रेन जियाओ रेन मतलब सेक्ट लीडर की चेस्ट पे अपने किलिंग के आर्म से अटैक करता है, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर 5 माइल्स तक घिसलते घिसलते जाने लगता है हवा में। उसके बीच जो कुछ भी आ रहा था वो आगे से हटता जा रहा था और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग एकदम हैरान हो चुके थे। और देन वैसे एक जगह पर आकर के जो रेन जियाओ येन होता है वो एक जगह पर क्रैश होता है। इस समय उसके मुंह से खून निकलने लगा था और वैसे ही वो जूफेन को ढूंढने लगता है। जैसे वो गिरा था वैसे ही वो पैनिक में जूफेन को ढूंढने लगता है। और ये सब कुछ होने के बाद जो रेन जियाओ येन होता है गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। देन वैसे जूफेन भी वहाँ पहुंच जाता है और सेक्ट लीडर से कहता है और देन वैसे ही कहता है सेक्ट लीडर रेन आखिरकार आप कहाँ देख रहे हो। और देन वैसे ही सेक्ट लीडर के एक और पंच मारने के लिए जाता है और सेक्ट लीडर भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने राइट हैंड का यूज करता है। और जैसे दोनों पंच टकराते हैं वैसे ही दोबारा से रेन जियाओ येन आसमान में उड़ने लगता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। और जब वो उड़ते हुए पीछे जा ही रहा था वैसे ही दोबारा से बीच में जूफेन दोबारा से
अपीयर हो जाता है। देन वैसे ही दोबारा से उसके बैक पर अटैक करता है और इस बार इमेंस पावर रिलीज हुई थी जूफेन से, जिसकी वजह से रेन जियाओयेन अपने मुंह से खून को उगलने लगता है। इस समय वो बहुत ज्यादा ही पेल पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था। देन वैसे ही धड़ाम से ग्राउंड पे गिरता है। देन एक बार फिर से गोल्डन कलर अपीयर होता है और एक और पंच रेन जियाओयेन के पड़ने वाला था और इस समय जूफेन रेन जियाओयेन को एक बॉल की तरह मार रहा था और उसे बिल्कुल भी नीचे गिरने नहीं दे रहा था। और इस पॉइंट पर आकर के जो वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही हैरान थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर उनके सेक्ट लीडर को ऐसे कैसे मार सकता है, उनके साथ ऐसे कैसे खेल सकता है। और वो लोग ऐसी बातें कह रहे थे कि इनकी जो स्पीड है वो तो एकदम घोष जैसी है और ये स्पीड ऐसी थी जिसे सोल हार्मनी स्टेज का कल्टीवेटर भी अचीव नहीं कर सकता था। और इस समय जूफिन एक मॉन्स्टर बन चुका था, ये लिंक से भी बहुत ज्यादा ताकतवर, क्योंकि इस समय जूफिन के पास बहुत सारे बीस्ट एंड सोवरेंस की इनहेरिटेंस थे और उनकी पावर के साथ जूफिन इनविंसिबल बन चुका था। और इस समय जो सिक लीडर था वो बार बार जूफिन का पंच खाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार खून को उगल रहा था। और इस समय रेन जियाओयेन सोल हार्मनी स्टेज के होने के बावजूद भी इस समय पावरलेस हो चुका था। वो जूफिन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज्यादा ही वर्ष लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं बचेगा। और रेन जियाओयेन को ये सच्चाई सुनकर बहुत ज्यादा ही निराशा हुई कि उनका जैसा एक महान सेक्ट लीडर अपने ही सेक्ट में मरने वाला था। जैसे कि उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी और अब वैसे उसकी भी होने जा रही थी। ये बहुत ज्यादा ही शर्मनाक था। और सेक्ट लीडर की ये हालत को देखते हुए जो वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो लोग चिल्लाते हैं सेक्ट लीडर। और अपने सेक्ट लीडर को मरता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सब लोग एक्शंस में आ गए। दर्जन भर सोल हार्मनी एक्सपर्ट आ गए जूफिन के ऊपर चार्ज करने के लिए। और ये देखकर जो सेक्ट लीडर होता है वो भी रोने लगता है। आखिरकार भगवान का शुक्र है ये ओल्ड गीजर्स फाइनली आ ही गए मुझे बचाने के लिए। मैं इनका बहुत देर से वेट कर रहा था कि ये लोग कब है, लेकिन ये लोग अब आ रहे हैं। और चाहे जूफिन जितना बड़ा फ्रीक क्यों ना हो, वो इन दर्जन भर सोल हार्मनी स्टेज के सामने उसे भी जरूर कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था। अदन वैसे जूफिन अपने वाले दुश्मन पर नजर डालता है और उनसे निपटने के लिए रेन जियाओयेन को अकेला कर दिया। देन वैसे ही जूफिन को अपनी तरफ आते हुए वो सभी एल्डर्स लोग भी कहते हैं, लड़के क्या तू पागल हो चुका है, क्या तू हम लोगों के पास मरने के लिए आ रहा है? तूने हमारे यंग मास्टर को मार दिया और तो और तुमने हमारे सेक्ट लीडर को भी हार्म किया है और इसका भुगतान अब तुम्हारे मरने से ही होगा। और देन वैसे वो सभी एल्डर्स वगैरह जूफिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जूफिन भी अपनी पिच ब्लैक लॉन्ग स्वर्ड को निकाल लेता है। और देन वैसे ही गोल्डन लाइट सब जगह चमकने लगती है। वैसे ही जितने भी वहाँ पर डोजन्स ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट थे वो सभी लोग धीरे धीरे करके जमीन में गिरने लगते हैं। बस पलक झपकते ही सबके सब मारे जा चुके थे। और ये देखकर जो रेन जियाओयेन था उसका चेहरा उतर गया। और देन वैसे वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये फ्रीक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने पलक झपकते ही डोजन्स ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स बंदों को इतनी जल्दी मार दिया। जो सेक्ट लीडर की होप थी वो जस्ट कुछ सेकंडों में ही डिस्पायर में बदल गई। और इस टाइम जूफिन ने जो किया था उसे रेन जियाओयेन को रोने का मन कर रहा था। और वहाँ पर जितने भी ऑडियंस उन्हें देख रही थी वो लोग तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे सब कुछ देखकर। और जितने भी सोल हार्मनी एक्सपर्ट थे वो सभी लोग अभी मारे जा चुके थे। और देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है, दोबारा से सेक्ट लीडर रेन जियाओयेन को मारने लगता है, पंचेस की बौछार कर देता है। और इस समय जो रेन जियाओयेन था वो अपने मन में कहता आखिरकार ये मुझे इस तरह क्यों मार रहा है, अगर ये मुझे ऐसे ही मारता रहा मैं बस 2 और हिट में मर जाऊंगा। और जो ये एल्डर्स और डिसिपल्स खड़े हैं आखिरकार खड़े होकर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, प्लीज यहाँ और मुझे बचाओ आके। लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। जूफिन की पावर की वजह से सभी लोग चुप बैठे थे। और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स बचे थे वो सब इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट थे और उन्हें भी पता था अगर सोल हार्मनी एक्सपर्ट जूफिन के सामने कुछ नहीं कर पाए तो वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होने के कारण जूफिन के सामने क्या ही कर पाएंगे और बस कुछ सेकंडों में ही वो भी मारे जाएंगे। और देन वैसे ही सब कुछ देखने के बाद जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने मन में कहते हैं क्या ये ओवर हो गया, क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा और आखिरकार भी मेरी हेल्प करने के लिए कौन आएगा। और ये सब कुछ देखने के बाद जो जूफिन होता है वो भी रेन जियाओयेन का मजाक उड़ाता है और हंसते हुए कहता है सेक्ट लीडर रेन जियाओयेन जो तुम्हारा मिडिल 3 सेक्ट है वेंट्रेलिंग सेक्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। और क्या तुम्हारे सभी एल्डर्स कावर्ड्स हैं, डरपोक हैं, और वो लोग तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में नहीं डाल रहे हैं। यूजलेस सेक्ट लीडर इसके बारे में तुम भी कुछ बोलो। देन वैसे जब वो एल्डर्स होते हैं वो खड़े खड़े कहते हैं मतलब चिल्लाते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर का बस नाम लेते हैं और वैसे ही बस खड़े रहते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा था। और जो सेक्ट लीडर होता है वो भी अपने मन में कहता है फाइन मैं पहले से ही तुम लोगों के इस चांस को जानता हूँ। और अब रेन जियाओयेन को रिग्रेट हो रहा था कि उसने जूफिन से फाइट क्यों ही की। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो पंच करता है सेक्ट लीडर के हेड पर। और ये पंच पिछले पंचों की तरह कोई मामूली पंच नहीं था, ये पंच सेक्ट लीडर के मारने के इंटेंशन से किया गया था पूरी तरीके से, क्योंकि अब जूफिन भी उसको मारते मारते परेशान हो चुका था, तंग हो चुका था और उसके साथ अब बिल्कुल भी और नहीं खेलना चाहता था। और देन ये देखते हुए जो सेक्ट लीडर होता है वो भी
अपने मन में कहता है शायद मैंने एक गलत ही मॉन्स्टर से पंगा ले लिया। और जब जूफेन सेक्ट लीडर को हिट ही करने वाला था वैसे ही कोई आता है और जूफेन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और जूफेन को पीछे ढकेल देता है। और ये एक स्वर्ड थी और देन वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है। वहाँ पूरे फॉरेस्ट में सब्जी का धूल डस्ट वगैरह छा जाती है और डजन्स ऑफ माइल तक जो भी कुछ था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। और जो वो अटैक था वो जूफेन के पंच से भी स्ट्रॉन्गर था और ये था हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल। इसे देखकर जो रेन जियाओ यून था वो भी थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। और देन वैसे ही हाई वेनरेबल से सेक्ट लीडर कहता है हाई वेनरेबल आखिरकार आप आ ही गए। देन वैसे जो हाई वेनरेबल होते हैं वो भी सेक्ट लीडर से कहते हैं अगर अभी मैं नहीं आता तो फिर तुम मारे जाते। देन वैसे ही हाई वेनरेबल रेन जियाओ को नीचे की तरफ फेंक देते हैं और जो जितने भी एल्डर्स होते हैं नीचे वो सभी लोग कैच कर लेते हैं हाई वेनरेबल सॉरी सेक्ट लीडर को। और अब दोबारा से हमें हाई वेनरेबल की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए जूफेन की तरफ मुड़ जाते हैं और जूफेन से कहते हैं हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ तुम्हारी क्या समस्या हो सकती है जो तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो। देन वैसे जो जूफेन होता है वो हाई वेनरेबल को मॉक करते हुए कहता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट याओ जुनसेन क्या तुम यही हो, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल युआनजिंग गैंग का डिसिपल जूफेन हूँ। और जब हाई वेनरेबल जुनसेन ये सुनता है तो वो कांपते हुए जूफेन की तरफ ध्यान से देखने लगता है और वैसे ही कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ तुम वही हो जो उन्होंने मेंशन किया था। तुम्हारे मास्टर तुमको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड थे। आखिरी में मैंने उसके चेहरे पर ऐसा लुक कभी भी पहले नहीं देखा था जब वो तुम्हारी बात कर रहे थे तब, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुका था तुम्हें देखने के लिए। लेकिन तब मैंने सुना कि तुम टारगेट यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के और तुम उसमें बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाए। देन वैसे ही जूफेन कहता है कौन ही जानता है, मैं तो उनसे सर्वाइव भी कर गया और तुम्हें ढूंढ भी लिया। और देन वैसे ही जूफेन की आंखें ब्लड थर्स्ट से भर जाती हैं और देन वैसे ही कहता है जियाओ यूनसेन मैंने सुना है कि तुमने मेरे मास्टर को मारा है और इसीलिए यही रीजन है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सर को लेने के लिए। लेकिन अभी भी जो जियाओ यूनसेन था वो पहले की तरह अभी भी शांत था। और देन वैसे ही बुरी तरह घायल सेक्ट लीडर की तरफ देखता है और वैसे ही कहता है तो इसका मतलब यही है कि तुमने उसे अभी तक इसीलिए नहीं मारा ताकि मैं बीच में आ सकूं। वैसे ही जूफेन कहता है हाँ ये सच है लेकिन तुम बहुत देर से आए और अब तुम्हारे सेक्ट में 1 दर्जन सोल हार्मनी स्टेज कल्टीवेटर्स की कमी है। हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन हाई वेनरेबल से कहता है तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तुम्हारे डोजन्स ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट मारे जा चुके हैं। हाई वेनरेबल हंसते हुए कहता है सॉरी मैं सेक्युलिजन में था। और जूफेन उसे हंसता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि उसके ही सेक्ट के डोजन्स ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट मारे जा चुके थे, तब भी वो हंस रहा था। और देन वैसे ही जूफेन अपने मन में सोचता है क्या हाई वेनरेबल का उन एल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था या फिर ये इन तानों और चापलूसी से ऊपर है। और देन वैसे जियाओ यूनसेन कहता है तुम जरूर ही यहाँ पर रिवेंज के लिए आए होगे और क्या तुम पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे। वैसे ही जूफेन कहता है मैं मरे हुए लोगों के प्रति सबसे अधिक उदार हूँ। देन वैसे ही हंसते हुए हाई वेनरेबल कहता है कितने अहंकारी हो। और देन वैसे अपने चारों ओर देखने लगता है और दोबारा से कहता है तुम्हारे पास इसे साबित करने की पावर है। अब मैं समझ सकता हूँ कि उस बूढ़े आदमी को तुम पर इतना ज्यादा गर्व क्यों था, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। लेकिन मैंने जस्ट अभी सुना है कि जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो बर्बाद हो चुका है, क्या ये तुमने किया है। जूफेन अपना सर हिलाते हुए कहता है करेक्ट ये मैंने ही किया है। ये सुनने के बाद हाई वेनरेबल कहता है ये तो तुम्हें भी पता होगा। हाई वेनरेबल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनका डीमन स्कीमिंग सेक्ट है, भले ही उसमें धोखेबाज गद्दार क्यों ही ना हो और तुमने उनको मार दिया। वो कोर थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के और उनकी मौत का मतलब यह है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट का खात्मा और एल्डर जीवान के सारे एफर्ट्स का भी खात्मा। और क्या उसके प्रयासों का बदला तुम्हारे सम्मान का बदला है या फिर हर एक चीज से छुटकारा पाने का। और ये कहने के बाद हाई वेनरेबल जियाओ यान जूफेन को दिखने लगा और उससे इस क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहता था। देन वैसे जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है किसने कहा कि मैं मास्टर का रिवेंज ले रहा हूँ। आखिर में जो मास्टर है वो मारे जा चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं, तो क्या मैं उसके लिए रिवेंज लूंगा। और हर कोई अपना बदला लेना चाहता है और मैं भी उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। डीमन स्कीमिंग सेक्ट मेरे मास्टर का सबसे प्रिय स्थान है लेकिन वो मेरा नहीं है। मुझे केवल मास्टर की परवाह है, सेक्ट की नहीं। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि जब तक वो यहाँ है तब तक जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो मेरा भी घर रहेगा। लेकिन जब वो खत्म हो गए तो फिर रिश्तेदारी के बिना कोई भी घर नहीं। मास्टर का अपना रास्ता था और मेरा अलग। और भले ही मास्टर मर गए हों और वो ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते होंगे कि उनका सेक्ट ऐसे ही बर्बाद हो जाए, लेकिन जैसे कि मैं देख सकता हूँ उनमें से हर एक उनका हत्यारा है। अगर मैं उन कमीनों को खत्म नहीं करता तो मैं मास्टर को नहीं बल्कि खुद को और अपने गर्व को निराश करता। और क्या अब जियाओ यूनसेन, क्या अब तुम्हें समझ में आ गया। ये सुनकर जियाओ यूनसेन कांप
कांप उठा और दिन सब कुछ सोचने के बाद वो आसमान की ओर देखता है और इस समय एल्डर जुआन के आखिरी शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। उस समय एल्डर जुआन ने कहा था, जीवुये से जीवुये, तुम पूरे सेक्ट का नुकसान कर रहे हो। देन हाई वेनरेबल दोबारा से अपने मन में कहते हैं तो यही उनका मतलब था, उनके आखिरी सेंटेंस का, पूरे सेक्ट का खात्मा। देन वैसे ये सब कुछ सोचने के बाद एक लंबी सी सांस लेते हैं और जूफेन की तरफ पलट जाते हैं और देन वैसे ही हंसते हुए कहते हैं, मैं अब देख सकता हूँ ओल्ड मैन, मैं आखिरकार समझ गया कि तुमने क्यों इसे अपना डिसिपल बनाया और इस लड़के के ऊपर क्यों इतने प्राउड थे। ये अच्छा है, नहीं ग्रेट है। और ये कह करके हंसने लगता है और जियाओ युनसेन को ऐसे हंसता हुआ देखकर वहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हो गए। इवन जो जूफेन था वो भी कंफ्यूज हो चुका था। देन दोबारा से जो जियाओ युनसेन होता है जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, सही में ये लड़का ओल्ड मैन के प्रेस से पूरी तरीके से वर्दी है और तो और तुमने अपने मास्टर को भी सरपास कर दिया। और मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो वो ओल्ड मैन था उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने सेक्ट के लिए सारे एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन तुमने उस अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। और ये सब कुछ तुम्हें करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने मास्टर के खिलाफ हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें उनकी ट्रू इनहेरिटेंस मिली है। और उस बूढ़े आदमी ने भी अपने मार्ग के ऊपर कड़ी मेहनत की थी जैसे कि तुमने की। और इसके अलावा तुम किसी भी चीज को हस्तक्षेप करने नहीं देते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जब मास्टर शामिल होता है तब भी तुम बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हो। हा, ये एक सही में विरासत का सार है, अपनी ओन पाथ पर चलना। ओल्ड मैन, तुम अपने परिश्रम में फेल हो गए, लेकिन अब आराम से रहो क्योंकि तुम एक ऐसे डिसिपल को पीछे छोड़ गए हो। और ये कह के ही वैसे ही जियाओ युनसेन की आंखें चमक उठी और ध्यान से जूफेन की तरफ देखने लगी, खून की प्यास के साथ में, और अपनी पूरी बॉडी से शार्प विंड एनर्जी अनलीस्ट करने लगी। और देन वैसे ही कहता है, हालांकि मेरा अपना भी रास्ता है जिस पर मैं कायम रहूंगा। और ये कह करके उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने हाथ की 2 उंगलियां बाहर निकाली और वैसे ही तीखी आवाजें चारों ओर गूंज उठी। और देन वैसे ही हाई वेनरेबल जूफेन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे सेक्ट को नष्ट करने के लिए आए हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे मास्टर की तरह सिर्फ मेरा सेक्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। और भले ही चाहे जो कुछ भी हो जाए और भले ही तुम मेरे जूनियर भी क्यों ना हो, लेकिन जब सेक्ट के ऊपर बात आती है, सेक्ट के फेथ के ऊपर बात आती है, तो फिर मैं तुम्हें पसंद करने के बावजूद भी तुमसे फाइट करूंगा, जैसे कि मैं तुम्हारे मास्टर को भी पसंद करता था वैसे ही। और इस समय तुम्हारी मौत ही सिर्फ एक मात्र रास्ता है। और इस समय जूफेन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। और देन उसी एविल स्माइल के साथ जूफेन हाई वेनरेबल से कहता है, बहुत हो गई दोस्ती और अब हमला करो। हाई वेनरेबल भी कहता है, बहुत अच्छे। और देन वैसे ही जियाओ युनसेन ने अपने हाथ से वार किया और देन वैसे ही उसकी उंगलियों से तलवार की धार निकलती है और जूफेन के हेड की तरफ जाने लगती है। और इस समय जूफेन के ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा था। और जो हाई वेनरेबल ने इनक्रेडिबल पावर अनलीज की थी वो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए इनफ थी। और ये जूफेन भी महसूस कर पा रहा था। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी वो लोग भी बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे और कह रहे थे कि यही है हमारे हाई वेनरेबल की असली पावर। ये ऐसी पावर है जो कि वर्ल्ड को भी पूरे हिला सकती है। और ऐसे ही सेक्ट लीडर वगैरह सभी लोग बात करने लगते हैं आपस में और अपने अपने मन में सोचने लगते हैं हाई वेनरेबल की पावर को लेकर के। और इस समय दोनों के कानों में काऊ काऊ की आवाज गूंजने के बावजूद भी इससे उनके दोनों के मूड को कोई असर नहीं पड़ा था। और इस समय दोनों लोग युद्ध के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, दिग्गजों की तरह। उनकी नजरें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी हुई थी। और इस समय जो उस तलवार का अटैक था वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। और इस समय जो जूफेन था उसने भी अपने किलिंग के आर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसके किलिंग के आर्म से बहुत ज्यादा ही रेड ग्लो निकलने लगा और उसका शरीर पूरी तरीके से गोल्डन फ्लेम से फूट उठा। और इस समय जूफेन उस तलवार के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने आधे जानवर के शरीर का यूज करना चाहता था। और देन वैसे ही जूफेन मुक्का मारते हुए चिल्लाता है और जोरदार धमाके के साथ उस विशाल तलवार से टकराया। और उसके टकराने के बाद जो शॉक वेव्स थी वो हर जगह फैल गई, जिसमें अदृश्य तलवार की ऊर्जा थी। वैसे ही जो रेन जियाओ येन होता है वो चिल्लाता है, क्या वो स्कैटर हो गया? एक इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर सोल हार्मनी स्टेज के कल्टीवेटर के शॉक वेव्स को हैंडल नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता। और इस समय जितने एल्डर्स थे वो रेन जियाओ येन के साथ पीछे उड़ गए और जो स्वर्ड एनर्जी के ट्रेसेस थे वो एकदम मीटियोर रेन के ऊपर गिर रहे थे, पूरे इंटायर सेक्ट के ऊपर। और जो भी उसके सामने आ रहा था, जो चाहे डिसिपल हो चाहे कोई भी हो, वो वैसे ही पल्वराइज होता जा रहा था। और जब वो जमीन पर गिरा तो तब एक गड्ढा बन गया और उसके आसपास कोई भी बेचारा था वो चकनाचूर हो गया। और उस सब की वजह से हजारों डिसिपल वहां पर मारे गए थे उन मीटियोर्स के गिरने की वजह से। और रेन जियाओ येन का जो ग्रुप था वो सेफ जगह पर आ चुका था और वो लोग भी इन सब चीजों को देख रहे थे और बहुत ज्यादा उदास भी थे। और इस समय उनको बहुत ज्यादा ही लॉस हुआ था। और जो इस समय जियाओ युनसेन था वो हर एक चीज को इग्नोर कर रहा था और सिर्फ फाइट में फोकस कर रहा था। और जूफेन ने वैसे ही अपने रेड आर्म से
वार करते हुए एक तीखी चमक छोड़ी। दोनों एक डेड लॉक में थे, लेकिन जब भी वो लोग ऐसे फंस जाते तो एक दूसरे को जोर से धक्का दे देते, जिससे कि हेवन ड्रिलिंग सेक्ट के लिए ये सब कुछ विनाश का रूप बन जाता। वैसे जो हेवन रेबल होते हैं वो अपने मन में कहते हैं ये बच्चा वास्तव में बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। उसने इस समय हेवन रेबल के हमले को रोक दिया था और इसकी वजह से उनके डिसिपल्स को बहुत ज्यादा ही कष्ट सहना पड़ा। और देन हमें रेंजिया और येन को दिखाया जाता जो कि ध्यान से उन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था, उन्हीं दोनों की फाइट की तरफ। देन उधर देखते हुए कहता है इस बच्चे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर एल्डर्स होते हैं वो लोग भी अपना अपना सर हिलाते हैं। देन वैसे जो हेवन रेबल होता है वो जूफेन से कहता है अच्छा था लड़के, जो मेरी हेवन रीचिंग स्वर्ड है वो बोरो करती है वर्ल्ड की पावर को, स्वर्ड एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। और ये स्वर्ड ऐसी होती है मानो कि हेवंस के ऊपर से ये एक ऐसी स्वर्ड है जो कि अर्थ को भी 2 भागों में स्प्लिट कर सकती है और इसे बस कुछ ही सोल हार्मनी एक्सपर्ट ही झेल सकते हैं। और मैं भी इसे देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ कि तुमने भी इसे झेल लिया। और ये सुनने के बाद जो जूफेन होता है वो एक बहुत जोरों की हंसी के साथ कहता है क्या मैं सिर्फ इसे झेल सकता हूँ, शायद तुम इस समय मुझे अभी तक समझ नहीं पाए हो। और ये कह करके हंसने लगता है। और देन वैसे जूफेन की लेफ्ट आई चमकने लगती है विथ ब्लैक थंडर फ्लेम के साथ में। और देन जूफेन की राइट आई में 2 गोल्डन हेलोस चमकने लगते हैं। और इस समय जूफेन यूज करने जा रहा था डिवाइन आई ऑफ द वॉइड एंड एपोकैलिप्टिक थंडर फ्लेम दोनों साथ में। और इस समय जूफेन दोनों को साथ ही में यूज करेगा और ये जूफेन पहली बार करने जा रहा था। देन वैसे जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनाइलेशन थंडर फ्लेम। वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है। और देन वैसे ही चारों तरफ ऑलमाइटी ऑरा फैलने लगता है। और इस समय जूफेन की ऑरा की वजह से जो वो तलवार थी वो उस ऑरा के सामने फीकी पड़ रही थी। और देन वैसे ही कुछ टूटने की आवाज आती है। और देन वैसे ही हाई वेनरेबल की जो तलवार थी वो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो जाती है। और ये देखकर जो हाई वेनरेबल था वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और उसने इस तलवार में जो शक्ति लगाई थी वो भी बिखर गई। और ये देखकर जो सेक्ट लीडर और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो लोग भी शॉक्ड हो चुके थे। सिर्फ जूफेन ने अपनी मुट्ठी से उसके तलवार को तोड़ दिया था और उन सबको पता था कि जो हाई वेनरेबल की तलवार है वो वर्ल्ड से पावर लेती है। वो कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी जो ऐसे ही टूट जाए, लेकिन वो इस समय टूट चुकी थी। इसी चीज को देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे, लेकिन उन सबको तो कोई आइडिया ही नहीं था। जूफेन ने यूज किया था डिवाइन आई ऑफ द वॉइड एनाइलेशन का थंडर फ्लेम के साथ में, जिससे कि वो टूट गई। कोई भी पावर स्कोरिंग फ्लेम के साथ में और थंडर फ्लेम के साथ में इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टिक सके।